हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सुधांशु एमबीबीएस पर। और जिस दिन का आपको बेसब्री का इंतजार था वो दिन आज आपके सामने है। कमेंट बॉक्स यूट्यूब का भरा पड़ा था, चाहे मैं 2027 की वीडियो डाल रहा हूं, कोई शॉर्ट डाल रहा हूं, कोई लॉन्ग वीडियो डाल रहा हूं, कोई स्ट्रेटेजी डाल रहा हूं, कोई मतलब नहीं था। भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर आइए। आज आपके सामने पेश है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन शॉट, जहां विधि ने 1 से 1.5 घंटा में लूंगा, ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लूंगा। आज से 4 दिन बाद आपके 5 दिन बाद नीट का एग्जाम है और मैं नहीं चाहूंगा कि 7-8 घंटे आपके यहां वेस्ट हो जाए। मैं इतना दावे के साथ कहता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की जितनी भी रिएक्शन है, सारी रिएक्शन यहां कवर होंगी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आप मेरे से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भैया आईयूपीएससी नाम और आइसोमर भी लिखना सिखा दो, संभव नहीं है। अगर आपको नीट से 4-5 दिन पहले आईयूपीएससी नाम लिखना भी नहीं आता माय डियर फ्रेंड, तो शायद आप इस रेस से ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं और अब इसके ऊपर ज्यादा वो भी ना करें। अगर आपको कुछ नहीं आता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट ये जो 1-1.5 घंटे की वीडियो है वो कर लेना। साथ में क्या क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। और उन बच्चों के लिए जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखी थी बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसेप्ट वीक था, कहीं ना कहीं हमारे मार्क्स कम आ रहे थे, इस बात की 100% गारंटी है 1 से 1.5 घंटे का ये वीडियो है। एनसीईआरटी की वो हर रिएक्शन, हर पॉइंट आपके यहां कवर होगी। मेरे ये जो आप देख रहे हो लगभग 106 पेज के नोट्स हैं, इन 106 पेज में एनसीईआरटी की कोई ऐसी रिएक्शन, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बचा है जो कवर ना हो। नीट का कोई भी पेपर उठा के देख लेना, उसके अंदर का क्वेश्चन आपको इन स्लाइड में से ही देखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी है। पर मैं फिर कह रहा हूं, मैंने कल रात को भी एक वीडियो डाली थी, मैं फिर कह रहा हूं, मेरे बोलने से, मेरे यहां समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप खुद बैठकर नहीं करेंगे। मैं आपसे कहूंगा एनसीईआरटी की किताब साथ निकाल लीजिए, हिंदी मीडियम के तो हिंदी की, इंग्लिश में तो इंग्लिश की, मैं दोनों में समझाऊंगा। टर्मिनोलॉजी में एल्केन को हिंदी में भी नहीं लिखूंगा, इतना समय अपने पास नहीं है, पर मैं पूरा लिख के लाया हूं, आपको हर एक चीज समझाऊंगा। जितनी भी चीजें ऑर्गेनिक में कंसेप्चुअल है, जैसे कि SN1 SN2 है, E1 E2 है, जीओसी में कुछ चीजें समझने की है, वो मैं आपको समझाऊंगा। बाकी सारी रिएक्शन एक स्टोरी और कई सारी मेरे पास अनोखी ट्रिक्स है, उन ट्रिक्स के थ्रू मैं आपको याद करवाऊंगा। और बस आपसे एक वादा चाहता हूं, अभी कमेंट बॉक्स में वादा करना कि इस लेक्चर के बाद अगले 24 घंटे से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितने भी एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। देखो भाई, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये वीडियो तुमने देख ली, मेरे साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी रिएक्शन यहां हैं, तुमने वहां पर बैठकर मेरे साथ साथ याद कर ली, सारी रिवाइज कर ली और उसके बाद खुद से बैठकर एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन कर लिए। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका एक भी सवाल गलत करवा दे। बस आपको मेरे साथ साथ ये काम करना होगा। 1.5 घंटे की ये वीडियो होगी, पर 3 से 4 घंटे आपको खुद को इस वीडियो के ऊपर और मेहनत करने में देने होंगे। बाकी अब ये सोच रहे हैं मैं ये वीडियो देखकर ऑर्गेनिक सही कर दूंगा, नहीं होगी। मैं झूठी आश्वासन नहीं दूंगा। इनफैक्ट नीट से 4-5 दिन पहले कोई वीडियो लेक्चर देखना मूर्खता है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके मैं कवर कर पाऊं, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी, इसलिए मैं ला रहा हूं। ठीक है, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं भाई साहब। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन वन शॉट, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा और मोर देन 99% क्वेश्चन। सर 99 से ज्यादा तो 100 ही होता है, पर 100% दावा नहीं कर सकते भाई। एनटीए कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। धुआंधार तरीके से एनटीए ने हमारा टेलीग्राम भी डिलीट करवा दिया है, ठीक है, तो एनटीए कुछ भी कर सकता है। तो भैया ये नोट्स कहां मिलेंगे बताएंगे आपको। जीओसी, हाइड्रोकार्बन, हेलोजन, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्रोजन डेरिवेटिव में अमाइंस, इनके जितने भी बेसिक कंसेप्ट है वो आपको सिखाए जाएंगे। जितनी भी रिएक्शन है उनकी मैकेनिज्म और ट्रिक आपको समझाई जाएगी। जो जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है SN1 SN2 E1 E2 उनको समझाया जाएगा। कुछ टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट, टोलेंट टेस्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के टेस्ट, वो आपको सिखाए जाएंगे। और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जितनी भी मेन है वो आपको इस लेक्चर में सिखाई जाएंगी, यानी कि कुछ छोड़ ही नहीं रहे। एनसीईआरटी को हर लाइन जो है वो कवर होगी। आप मुझसे बिल्कुल ये एक्सपेक्ट मत करना कि भैया धीरे धीरे बोलेंगे, बहुत तेजी से भैया बोलेंगे और बहुत तेजी से सारी चीजें समझाएंगे। अगले 1-1.5 घंटे कुर्सी की पेटियां बांध कर पूरा ध्यान केंद्रित कर लेना, ठीक है भाई साहब। शुरू करते हैं अपन। ये नोट्स क्या मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज टेलीग्राम चैनल की लिंक नहीं है, व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल की लिंक मिलेगी। हमारे मेंटेक्स नाम से ये व्हाट्सएप चैनल है, वहां पर आइएगा, वहां पर आपको ये पीडीएफ देखने को मिलेगी, ठीक है। शुरू करते हैं भाई। जीओसी में मैं आपको बता दूं, आईयूपीएससी आइसोमर नाम हम नहीं पढ़ाएंगे, सारे इफेक्ट पढ़ाएंगे, उनके बेसिक पढ़ाएंगे, उनको अरेंज कैसे किया जाता है वो ट्रिक आपको समझा देंगे। एक भी ऑर्डर रटने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए भाई शुरू करते हैं। प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, जिनको आता है कमेंट बॉक्स में अपना रिवीजन शुरू करिएगा। प्लस आई मतलब भाई पॉजिटिव आदमी है जो देने की गुंजाइश रखता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा सर? वो जिस कार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन चेन को वो डोनेट करेगा और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। ऐसे जितने भी ग्रुप हैं उनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं। भाई साहब इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर पाएगा? जिसका ऑक्टेट पूरा होने के बाद भी उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, वो जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएंगे। या फिर जिसके पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर की फॉर्म में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डोनेट कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, माइनस आई इफेक्ट कौन देते हैं भाई? इसका जस्ट उल्टा। माइनस आई इफेक्ट मतलब खींचने वाला, जो खींचेगा, जो पास वाली कार्बन चेन है वहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो माइनस आई ग्रुप कहलाएंगे। और ये जो है वो कार्बन चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं। पेश है आपके सामने प्लस आई और माइनस आई के सारे ऑर्डर्स। एक भी ऑर्डर रटना नहीं है, सब ट्रिक से सिखाऊंगा। जब भी प्लस आई की बात है, प्लस आई का मतलब क्या होता है? देने वाला।
देगा कौन? बहुत आसानी से, जिसके पास माइनस चार्ज है वो बहुत आसानी से उस माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉनों को दे देगा। माइनस चार्ज मतलब ऑलरेडी भाई साहब के पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, वो चाहते हैं कि मैं इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, जिसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। सर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव कैसे आता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उनके डिफरेंस से आता है। तो जिसके पास ज्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा वो दे देगा। और आखिर में रखना है अपन को आर ग्रुप। कई बार हम प्लस आई का नाम सुनते हैं, अरे 3 डिग्री पहले आ जाएगा, अरे 3 डिग्री बाद में आएगा। नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव और आर ग्रुप, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। प्लस माइनस आई में जस्ट उल्टा कर दो, सबसे पहले कौन आएंगे? पॉजिटिव चार्ज, फिर माइनस पार्शियल पॉजिटिव और फिर हाई ईएन वाले आएंगे। ठीक है, एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि पहला एग्जांपल आपके सामने CH2 माइनस और CH3, किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा? सिंपल सी बात है, इसके ऊपर -1 चार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये ज्यादा होगा। यहां पर देखिए CH3 CH2 CH3 CH CH2 CH3, मतलब ये है नॉर्मल, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। सुनिएगा मेरी बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी के नियम कानून कायदे कुछ ऐसे हैं कि आपको हर चीज सीक्वेंस से याद रखनी होगी। आपके सामने प्लस आई का ऑर्डर है, सबसे पहले देखो चार्ज, क्या चार्ज में यहां कोई अंतर दिख रहा है? नहीं सर, सब न्यूट्रल है। फिर पार्शियल नेगेटिव, क्या हमें कोई ईएन का डिफरेंस ज्यादा देखने को मिल रहा है? नहीं। अब हम देखेंगे आर ग्रुप, यानी कि आर ग्रुप पे कैसे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आर ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे कौन सा प्लस आई इफेक्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। मतलब 3 डिग्री जो है वो सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और उसके बाद आखिरी वाला। फिर देखिए तीसरा ऑर्डर, पहले नेगेटिव चार्ज देंगे, तीनों के ऊपर सर -1 चार्ज है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखेंगे क्या? डेल्टा ईएन, डेल्टा ईएन देखेंगे, यानी कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? प्लस आई। मतलब देखो सुनो भाई, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना, तो जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और प्लस आई का काम क्या? इलेक्ट्रॉन को देना, यानी कि जिसकी जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को देगा। यानी कि ईएन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। तो ईएन किसकी कम है? तो यहां से अपन देखते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और इसको हटा दो, वो एक ही बात है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन में किसकी ईएन ज्यादा है? ऑक्सीजन की। तो प्लस आई किसका ज्यादा होगा? नाइट्रोजन का। वैसे ही यहां देखिए, यहां पर ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल भाई तो सबसे लास्ट में आएंगे। फिर है O माइनस और COO-, कौन आएगा इन दोनों में से पहले? ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताना। एनसीईआरटी का फेमस एग्जांपल है भाई साहब, एनसीईआरटी खोल के बैठिएगा मेरे साथ। माइनस आई में पॉजिटिव चार्ज सबसे पहले आएगा। यहां पर सबका चार्ज सेम है, तो अपन क्या देखेंगे? ईएन। तो प्लस माइनस आई जो है वो ईएन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नाइट्रोजन, कार्बन और कार्बन। अब CH और CN में से कौन आगे आना चाहिए? सर CHO जो है वो आगे आना चाहिए। ठीक है, तो CHO CN और NO2, सॉरी गाइस, उल्टा लिख दिया। NO2 CN और CHO, वहीं CHO और COOH में से कौन आगे आना चाहिए? तो ये भी आपके एनसीईआरटी का फेमस एग्जांपल है, जो कि आपका होमवर्क है। जरूर इसको एनसीईआरटी से अच्छे से देखें। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में क्या होगा? ईएन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये इनका ऑर्डर हो जाएगा। रिकमेंड यही करूंगा, चाहो तो आप एनसीईआरटी का ऑर्डर याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आई इफेक्ट क्या क्या और इफेक्ट दिखाता है? तो आई इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना आई ग्रुप दूर जाता जाएगा उतना क्या होगा? उसका इफेक्ट कम होता जाएगा। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और प्लस आई। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कैटायन मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस आई के प्रोपोर्शनल है और नेगेटिव माइनस आई के प्रोपोर्शनल है। एक आपके सामने कुछ ऑर्डर है, इनको जमाना है प्लस आई के फॉर्म में, तो सॉरी कार्बोकैटायन की फॉर्म में। तो कार्बोकैटायन कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सर ये ज्यादा आर ग्रुप है तो इसका प्लस आई ज्यादा, तो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल। यहां पर देखो, यहां पर तुम देखोगे तो ये कितना है? 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, तो इसका भी ऑर्डर यही हो जाएगा। उसके बाद ABCD ये दिए हुए, क्या करना है भाई? देखो यहां पर फ्लोरीन कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? माइनस आई। NO2 कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? माइनस आई। NH3 प्लस कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? माइनस आई। क्लोरीन भी कौन सा दिखा रहा है? माइनस आई। माइनस आई नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जितना ज्यादा माइनस आई उतना ज्यादा क्या होगा? कार्बोएनायन ज्यादा स्टेबल। तो पॉजिटिव वाले सबसे आगे आएंगे, तो C तो पहले आ गया। उसके बाद Cl, NO2 और फ्लोरीन में से कौन आगे आएगा? सर NO2 जो है वो अपना आगे आएगा। तो उसके बाद B आ गया, और फ्लोरीन, क्लोरीन में से फ्लोरीन आगे आ गया और फिर क्लोरीन आ गया। ये हो गया इसका ऑर्डर। अगला देखिएगा भाई, यहां पर है एक फ्लोरीन और एक है NO2, किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा? तो सर नॉर्मली NO2 का माइनस आई ज्यादा होता है। किसका कार्बोएनायन ज्यादा स्टेबल होगा? तो गौर कीजिएगा माय डियर फ्रेंड, फ्लोरीन वाला जो है वो आगे होगा, क्योंकि यहां पर फ्लोरीन जो है वो कार्बोएनायन के पास में है, यानी कि ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा। दूर जाते इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ। बहुत सिंपल सी बात है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। अब एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे जमानी है? यहां भी कुछ नियम कानून कायदे हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला नियम क्या कहता है भाई साहब? अगर
ऑर्डर जमाने वाले सेम पीरियड के हो, अगर उनका पीरियड सेम हो, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो आपको EN से एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है, जिसकी EN ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। अगर सेम ग्रुप के हो तो साइज देखनी है, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आल्सो एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर उनका हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर देखने, जो अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे। और इन सब के बाद अगर ये सब चीजें मैच नहीं कर पा रहे तो अपन को -I और +I इफेक्ट देखना है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट। अब मेरी बात सुनिएगा भाई साहब, आप लोग गलती यहां ये करते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ आया आप -I +I ढूंढने लग जाते हैं। मूर्खता मत कीजिएगा, आप यही गलती करते हैं। सबसे पहले आपको EN देखनी है, फिर साइज देखनी है, फिर परसेंटेज एस देखना है, और इन तीनों में से कुछ ना मिले तब +I -I देखना है। सामने आपके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी दे रखा है, इसका जस्ट उल्टा, EN के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, परसेंटेजेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड +I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और -I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बेसिक स्ट्रेंथ का हो गया। I का ऑर्डर अगर आप निकाल लेंगे तो इसका भी निकाल लेंगे, कार्बोकेटायन आयन का भी निकाल लेंगे। NCERT के सारे एग्जांपल सॉल्व करना आपका धर्म और कर्तव्य है। कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया, इस ऑर्डर को फॉलो करोगे कभी सवाल गलत होने का कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। कई बार रेजोनेंस, देखो जब भी रेजोनेंस होता है कई सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, हमें ये पूछा जाता है कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी, कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगी। तो कुछ नियम है और इसी सीक्वेंस में इन नियमों को चेक करना। भाई हर चीज का सीक्वेंस याद कर लेना, मैं फिर कह रहा हूं। पहला क्या चेक करना है, हमें सबसे पहले चेक करना ऑक्टेट। हम क्या गलती करते हैं रेजोनेंस में, सबसे पहले देखते हैं जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर न्यूट्रल है वो सबसे पहले आएगी, जिसके ऊपर चार्ज है वो बाद में आएगी। ऐसा नहीं है, सबसे पहले देखो ऑक्टेट, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो मोर स्टेबल नहीं है, वो लेस स्टेबल। उसके बाद आपको देखना है न्यूट्रल और चार्ज्ड, जो न्यूट्रल है वो आगे आएगा और चार्ज्ड जो है वो पीछे आएगा। इसके बाद तीसरा नियम कहता है EN रूल। EN रूल क्या कहता है, जिसके ऊपर मोर नेगेटिव, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा EN वाले पे होना चाहिए, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो लेस EN वाले पे होना चाहिए। और डिस्टेंस रूल क्या कहता है, ऑपोजिट चार्ज पास होने चाहिए और सेम चार्ज है वो क्या होने चाहिए, दूर होने चाहिए। नेक्स्ट है M इफेक्ट। एक होता है +M, एक होता है -M। जैसे I था वैसे ही M है। +I क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन डोनेट, वैसे ही +M भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। वहां केवल EN के गैप के कारण हो रहा था, यहां पर रियल में इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं। इसी कारण बॉन्ड में भी अंतर देखने को मिलेगा, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहां चार्ज रेजोनेंस देखने को मिलेगा। M इफेक्ट जो है वो रेजोनेंस का ही क्या है, एक रूप है। वही -M क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर। दूसरी चीज, इनका ऑर्डर कैसे जमाना है, जिसकी भी नेगेटिव चार्ज ज्यादा है वो पहले और फिर लोन पेयर वाला, जिसका भी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वो पहले और फिर पार्शियल पॉजिटिव वाला। +M ग्रुप जो होते हैं वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, -M वाले डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। जैसे कि आइए मित्र आपको सिखाएं हम +M और -M। OH जो है उसके पास है भाई साहब लोन पेयर। लोन पेयर जो है वो आएंगे बेंजीन के साथ रेजोनेंस करने का प्रयास करेंगे, और जब रेजोनेंस करने का प्रयास करेंगे माय डियर फ्रेंड, तो बहुत सिंपल सी बात है, जब रेजोनेंस करने का प्रयास करेंगे लोन पेयर तो ये कुछ ऐसा और कुछ ऐसा होने की कोशिश करेगा। यानी कि ये क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग को एक्टिव करेगा, इस बेंजीन रिंग को एक्टिव करेगा। कैसे एक्टिव करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक्टिव करेगा और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बना देगा। यानी कि अब इस पे कोई अटैक कर जुड़ना चाहता है, आपके लिए ऑर्थो और पैरा की साइड है खाली है बिल्कुल। आइए और अब जुड़िए हमारी ऑर्थो और पैरा साइटों पर, ये कहेगा +M इफेक्ट। वहीं आप -M की बात करें माय डियर फ्रेंड, तो बहुत सिंपल सी बात है भाई साहब, बहुत सिंपल सी बात है। इसका जस्ट उल्टा काम कौन करेगा, -M की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की। -M भाई साहब कहेंगे लाइए इलेक्ट्रॉन हम खींचते हैं। क्या एक -M का एग्जांपल बता सकते हो, सर बिल्कुल बता सकते हैं, NO2 भाई साहब बोलेंगे हम तो चाहते हैं आप ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें दे दीजिए, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेगा वैसे रिंग क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी। और जैसे ही डीएक्टिवेट होगी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ना होकर कैसी हो जाएगी, सर मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगी। और यही कंसेप्ट है सारी एरोमेटिक बेंजीन या फिर सारी एरोमेटिक रिंग का, केमिकल रिएक्शन का, जो हम आगे सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, कुछ कंडीशन आपके सामने पेश है भाई, जिससे आप एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक की पहचान कर सकते हैं। ये सब है टाइम पास करने के नियम। सिग्मा रूल 2 हैं, जो सिग्मा रूल मैं आपको बताऊंगा, चाहे दुनिया का कोई भी कंपाउंड हो, आप एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक विद इन 10 सेकंड निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो सब कुछ फर्जी रूल है। एरोमेटिक क्या साइक्लिक होता है, बिल्कुल होता है। क्या एंटी एरोमेटिक साइक्लिक होता है, बिल्कुल होता है। असर्शन रीजन या स्टेटमेंट में आ सकता है, क्या नॉन एरोमेटिक साइक्लिक होता है, नहीं होता है। भैया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक और सवाल जो पूछा जाता है कि क्या एरोमेटिक स्ट्रक्चर प्लेनर होते हैं, बिल्कुल प्लेनर होते हैं। इनके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन या sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। एंटी एरोमेटिक भी होते हैं प्लेनर, बट क्या नॉन एरोमेटिक प्लेनर होते हैं, नहीं सर। नॉन एरोमेटिक कैसे होते हैं,
चतुष्फलकीय, क्योंकि इनके अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। मेरे साथ बोलिएगा साइक्लिक रेजोनेंस किसमें प्रेजेंट होता है सर, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक दोनों में प्रेजेंट होगा। क्यों प्रेजेंट होगा, क्योंकि दोनों के पास साइकिल प्रेजेंट है। इस भाई साहब के पास साइकिल के ठिकाने नहीं है, रेजोनेंस कहां से करवाएंगे। नेक्स्ट आता है अपना हक्कल भाई साहब। हक्कल भाई साहब ने कहा था कि पाई इलेक्ट्रॉन पेयर के बेसिस पर आप बता सकते हैं माय डियर फ्रेंड कि कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। मैं तुमको दो नियम बताऊंगा इस स्लाइड के बाद, वो दो नियम रट लेना, दुनिया का कोई भी आ जाए आप निकाल लोगे, पर असर्शन रीजन स्टेटमेंट वालों के लिए जानना जरूरी है। हकल रूल क्या कहता था, हकल रूल कहता था पाई इलेक्ट्रॉन अगर ओड नंबर में है यानी कि 1 3 5 तो वो एरोमेटिक है, और इवन नंबर में है 2 4 6 तो वो एंटी एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक भाई साहब को हकल से मतलब ही नहीं था। दो सिग्मा नियम आपके सामने है। जब भी कोई कंपाउंड आपके सामने आ जाए माय डियर फ्रेंड, पहली चीज जो आपको देखनी है, बोल रहा हूं स्टेप जीओसी में सबसे जरूरी है, पहली चीज जो आपको देखनी है वो क्या देखनी है, सबसे पहले हम देखेंगे सर कि क्या उस रिंग के अंदर या फिर क्या उस कंपाउंड के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है क्या। और कैसे पता पड़ेगा, अगर कोई एक ऐसा कार्बन दिख जाए जो डबल बॉन्ड के साथ एसोसिएटेड नहीं है, यानी कि देखना भाई, मैं तुमको बोलूं ये देखो एक रिंग बना दी मैंने ऐसी, ठीक है, एक रिंग बना दी मैंने ऐसी और एक रिंग बना दी मैंने ऐसी। अब मैं तुम्हें बोल लूं इन तीनों में से कौन सी रिंग में कोई एक कार्बन आपको sp3 दिख रहा है, तो जो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ नहीं जुड़े, देखो ये कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, इसके पास भी ये डबल बॉन्ड है, इसके पास भी ये डबल बॉन्ड है, इसके पास भी ये है, इसके पास सबके पास है, यहां भी इसके पास ये डबल बॉन्ड, इसके पास ये, इसके पास ये, इसके पास ये, यहां पर ये कार्बन ऐसा है जिसके पास डबल बॉन्ड नहीं है, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp3 दिखा तो क्या कहना है भाई साहब, sp3 दिखा तो वो नॉन एरोमेटिक होगा, और अगर sp3 नहीं दिखता तो वो एरोमेटिक भी हो सकता है और एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है। सर कब एरोमेटिक होगा, कब एंटी एरोमेटिक होगा, बहुत सिंपल सी बात है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर गिन लेना, यानी कि पाई बॉन्ड कितने हैं वो गिन लेना। अगर पाई बॉन्ड की संख्या 1 3 5 है तो वो एरोमेटिक, 2 4 6 है तो वो एंटी एरोमेटिक। आइए गिनते हैं भाई साहब, ये तो निकल गया कौन सा अपना, ये तो निकल गया नॉन एरोमेटिक। अब इन दोनों में पहचान करनी है कौन एरोमेटिक कौन नॉन एंटी एरोमेटिक। इसके अंदर कितने पाई है, 3, यानी कि क्या हो जाएगा एरोमेटिक। उसके बाद इसके पास कितने हैं, 2, यानी कि कैसा हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। क्या एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक निकाल सकते हैं, एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल कर लीजिएगा। जीओसी का खात्मा यही हुआ। सर रिएक्शन मैकेनिज्म कौन समझाएगा, हम ही समझाएंगे भाई साहब, आगे आइए तो सही, आपको सारी रिएक्शन मैकेनिज्म समझाएंगे। हाइड्रोकार्बन से शुरू करते हैं भाई साहब, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिएगा। अब आएगा रिएक्शन का जोल, जीओसी बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको मात्र 15 मिनट में संभाल दिए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला आता है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। सर हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो, इसके अलावा हमें कोई और आदमी नहीं चाहिए। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या क्या आ सकता है सर, एल्केन आ सकते हैं, एल्कीन आ सकते हैं, एल्काइन आ सकते हैं, बेंजीन आ सकता है, टोलुइन आ सकता है। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, एल्केन की। हर चैप्टर में पहली चीज क्या होगी, आप बनाइए तो सही है एल्केन को, आप ये बताइए कि एल्केन बनता कैसे है। अब सुनना मूर्खता मेरी बात, जो हम करते हैं, हम पेन और कॉपी लेकर रटेंगे कि प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन, पहली इससे दूसरी से। अरे क्यों रटना है भाई साहब, सवाल नीट में ये थोड़ी पूछेंगे कि इनमें से कौन सी एल्केन प्रिपरेशन मेथड है या नहीं है, या फिर 10 एल्केन प्रिपरेशन मेथड लिख। ये था बोर्ड का जमाना, अब आता है नीट का जमाना। नीट क्या पूछेगा, आपको एक प्रोडक्ट एक सबस्ट्रेट देगा, एक रिएजेंट देगा, प्रोडक्ट बताइए, या फिर 2 3 ABCD वाले क्वेश्चन देगा। तो हमें तो किससे रिएक्शन कर क्या बनेगा ये याद रखना है। हमें कोई भी ऐसी चीज याद नहीं रखनी जो नीट में ना पूछी जाए। आइए हम आपको याद करवाते हैं, हम आपको फील दिलवाते हैं भाई साहब। हमें निर्माण करना है किसका, एल्केन का निर्माण करना है। मैं 3 मेथड आपको बताऊंगा जिससे आप एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। मेरी बात सुनिएगा, एल्कीन और एल्काइन में क्या अंतर है भाई साहब। एल्कीन जो है उसके अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है एक, या फिर एक से ज्यादा भी हो सकता है। एल्केन के अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है। तो अगर मैं एल्कीन के डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दूं तो क्या मुझे एल्केन मिल जाएगा, मिल जाएगा। और वही कलाकारी हमने की है। या फिर मैं बोलूं कि एल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, अगर मैं उस ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दूं तो क्या मुझे एल्केन मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा सर। तो आइए मैं आपको बताता हूं, ये है भाई साहब अपना एल्काइन। पहले एल्केन से शुरू करते हैं, ये है अपना एल्केन। इस एल्केन में इस डबल बॉन्ड को हटाना, इस डबल बॉन्ड को तोड़ो और एक एक हाइड्रोजन लगा दो। और ये हाइड्रोजन कौन लगा पाएगा, H2 के साथ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम तीनों में से कोई भी हो लगा देगा और उस डबल बॉन्ड को तोड़ देगा। वही H2 प्लेटिनम पैलेडियम जो है उनकी ताकत 2 बॉन्ड को भी तोड़ने की है। वो क्या करेंगे, 2 बार हाइड्रोजन लगा देंगे और इसको तोड़कर H2 जोड़ देंगे, CH3 CH2 CH2 बन जाएगा। वहीं अगर कोई साथ में हेलोजन डेरिवेटिव दे दिया है,
एल्किन से बनाना सीख गए, एल्काइन से बनाना सीख गए, अगर हेलोजन डेरिवेटिव दिया है तो क्या करो, जिंक प्लस HCl की रिएक्शन करवा दो। जिंक प्लस HCl जो है इस क्लोरीन भाई साहब को हटा देगा और Cl2 रिमूव कर देगा। भाई क्या करेगा, HCl जो है वो इसके साथ आकर जुड़ेगा, ये क्लोरीन क्लोरीन भाई साहब दोनों साथ में चले जाएंगे, हाइड्रोजन इसको दे जाएंगे और एल्केन बना देंगे। बहुत सिंपल सा मेथड है, नोट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मिल जाएंगे आपको कहां पर, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, जो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। भाई साहब आ गए वुड्स भाई, वुड्स भाई ने कहा कि हमें एल्केन से ही एल्केन बना देंगे, या फिर उन्होंने क्या कहा, एल्केन से एल्केन तो तब बनाओगे जब आपके पास पहले से कोई एल्केन होगी। उन्होंने कहा भाई साहब आप आइए हम आपको RH से RR बनाना सिखाते हैं या फिर RH बनाना सिखाते हैं। तो वुड्स भाई ने क्या किया, एल्किल हैलाइडो को किसमें कन्वर्ट किया, एल्केनो में कन्वर्ट किया। उन्होंने बोला RH एल्किल हैलाइड है तो RH प्लस 2Na प्लस RH, यहां से आप 2NaX निकाल दो और 2NaX ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अगर आप निकाल दोगे तो RR बन जाएगा। और हमेशा ये पूछा जाता है वुड्स रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, हम चाहते हैं ये X जो है, X कौन हो सकता है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। तो आप इस X को कब आसानी से निकाल सकते हैं, जब वो गुड लिविंग ग्रुप होगा। गुड लिविंग ग्रुप का क्या मतलब है भाई साहब, गुड लिविंग ग्रुप का मतलब है जो आसानी से छोड़कर चला जाए। आसानी से कौन छोड़कर चला जाएगा, जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी, जिसका बॉन्ड लंबा होगा। आयोडीन भाई साहब बहुत बड़े हैं, बहुत आसानी से छोड़ के चला जाता है। फ्लोरीन जकड़ के खड़ा रहता है, वो कहता है तुम दुनिया की कोई भी ताकत लगा लो, मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं। तो जहां पर आपको आयोडीन दिख जाए उसकी रेट जो है वो ब्रोमीन से, ब्रोमीन के क्लोरीन से, क्लोरीन के फ्लोरीन से ज्यादा होगी। उसके बाद ये किस मैकेनिज्म पे काम करता है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर काम करता है, यानी कि 3 डिग्री जो है वो मोर स्टेबल, फिर 2 और फिर 1 डिग्री। कुछ सवाल आपके सामने पेश, आपको ऐसा सवाल दिखेगा 2CH3Cl 2Na ड्राई ईथर, कुछ नहीं करना, 2Na के साथ 2Cl को भगाओ और दोनों CH3 को जोड़ दो। बेसिक वुड्स रिएक्शन, थोड़ी सी एडवांस वुड्स रिएक्शन बताते हैं। यहां भी Na 2Na प्लस ड्राई ईथर, इस क्लोरीन को 2Na के साथ जोड़ दो और ये जो 2 कार्बन है वो आपस में जुड़ जाएंगे, तो 3 कार्बन की एक रिंग बन जाएगी जो कि अनस्टेबल होती है, पर अपन ने बना दी, कोई बात नहीं। फिर आती है फिटिंग, वुड्स भाई के ही छोटे भाई आ गए फिटिंग। फिटिंग ने कहा तुम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों को या हेलोजन डेरिवेटिव को कर रहे थे, हम एरोमेटिक को करेंगे। भाई साहब आ जाइए, RX की जगह ARX को 2Na के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, NX हटा दीजिए, दोनों रिंग को जोड़ दीजिए। फिर वुड्स और फिटिंग दोनों का बच्चा आ गया जिसका नाम था वुड्स फिटिंग, जिसने क्या बोला, एक एलिफेटिक ले आइए एक एरोमेटिक ले आइए, दोनों के अंदर से XX और 2Na के साथ हम निकाल देंगे और दोनों का एक हाइब्रिड हम बना देंगे। बहुत सिंपल सी बातें हैं जो आपके अंदर आई जाती है। फिर आते हैं सोडा लाइम। भाई साहब सोडा लाइम का क्या मतलब है, भाई साहब सिंपल है, सोडा और लाइम, सोडा के अंदर क्या होता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वहां से हम याद रखेंगे CaO, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है CO2, तो इस A को ही O समझ लो, CO2। तो सोडा लाइम रिएक्शन के अंदर क्या होता है, CaO प्लस NaOH को ही हम क्या कहते हैं, सोडा लाइम कहते हैं। और सोडा लाइम जहां भी आ रहा है इसका एक ही काम है, क्या काम है भाई साहब सोडा लाइम का, सोडा लाइम का काम है सोडा निकालना, यानी कि CO2 निकालना। तो ये कुछ नहीं करेगा, इस पूरे को यहां से भगा देगा और CH4 बना देगा। आगे चलते हैं, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहता है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सोडा लाइम का बड़ा भाई है। इसके अंदर भी जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे तो ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। सोडा भाई साहब को 1 चाहिए था, कोल्बे भाई साहब को 2 चाहिए, 2 में से ये इनको भगा देगा। इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो आपको ये दोनों हैं वो आपस में जुड़ते हुए दिखेंगे। वहां एक ही था तो हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहां 2 हैं तो दोनों को आपस में जोड़ दो वुड्स की तरह। साथ में आपको CO2 गैस निकलती हुई मिलेगी जिसके 2 मोल मिलेंगे, साथ में आपको हाइड्रोजन गैस निकलती हुई मिलेगी और NaOH मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से आता है कि कौन एनोड पे प्राप्त होता है, कौन कैथोड पे। भाई साहब इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं यानी कि एनोड और कैथोड तो होंगे, कौन एनोड पे मिलेगा कौन कैथोड पे मिलेगा। माय डियर फ्रेंड बहुत सिंपल सी बात है, एनोड पे कौन मिलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और एल्केन जो है वो एनोड पे मिलेंगे, हाइड्रोजन और NaOH जो है वो कैथोड पे मिलेंगे। कई बार हमें पीएच पूछा जाता है कि एनोड का पीएच और कैथोड का पीएच कैसा होगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, CO2 एसिडिक है तो एनोड एसिडिक होगा, NaOH बेसिक है तो NaOH कैसा होगा, कैथोड कैसा होगा, बेसिक होगा। फिर हम चलते हैं भाई साहब, एल्केन को बना तो बहुत वीडियो से लिया, अब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, भौतिक गुणधर्म कैसे होते हैं माय डियर फ्रेंड, बहुत सिंपल है। सबसे पहला समझिएगा, एल्केन के अंदर वीक वंडरवॉल फोर्सेस पाए जाते हैं। दूसरी चीज C1 से लेकर C4 तक एल्केन गैस होती है, C5 से C17 लिक्विड और C18 से ऊपर वाले सब सॉलिड होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जब भी पूछे आपको, बॉइलिंग पॉइंट में कुछ नहीं करना है, पहले चीज देखनी है क्या, मोलिकुलर वेट किसका ज्यादा है, कौन कितना भारी है, किसमें ज्यादा कार्बन है, जिसमें ज्यादा कार्बन उसका मोलिकुलर वेट ज्यादा और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। सेकंड देखनी है ब्रांचिंग, अगर आपको एन एल्केन, आइसो एल्केन और नियो एल्केन मिले यानी कि समावयवी मिले, तो जिसमें जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी
उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, कम सरफेस एरिया हो जाएगा, और जितना कम सरफेस एरिया उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि एन एल्केन जो है वो आइसो से ज्यादा होगा और आइसो जो है वो नियो से ज्यादा होगा। इस ऑर्डर को भी याद रखिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं माय डियर फ्रेंड। पहली रिएक्शन आ जाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है सर, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों के बीच की मिनिमम दूरी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। पर यहां ये डिस्प्लेसमेंट वो डिस्प्लेसमेंट नहीं, यहां ये डिस्प्लेसमेंट कोई और डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट या प्रतिस्थापन का मतलब है एक को हटाओ दूसरे को लगाओ। तो ये है आपका एल्केन, इसकी केमिकल रिएक्शन करवानी है, साथ में Cl2 को जोड़ दिया शुद्ध ताप की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये क्लोरीन जो है वो एक हाइड्रोजन को उड़ा देगा और CH3 CH2Cl बना देगा। पर अगर मैं कह दूं हमारे पास भर भर के क्लोरीन है, क्लोरीन एक्सिस में है, तो आप क्या करेंगे, सूर्य भगवान की उपस्थिति में हम कुछ नहीं करेंगे, क्लोरीन को जोड़ते जाएंगे। पहले एक क्लोरीन जोड़ा, फिर एक और क्लोरीन जोड़ा, फिर हमने 3 क्लोरीन जोड़ दिए, और जब तक हमारे पास क्लोरीन है तब तक हम इसको जोड़ते जाएंगे। दोनों ही रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है और नीट में पूछी गई है। नेक्स्ट आता है भाई साहब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो फ्लोरीन भाई साहब बहुत तेजी से रिएक्शन देता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। आयोडीन बहुत धीमी रिएक्शन देता है और रिवर्सिबल यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया देगा। तो हम क्या कहते हैं, अगर आयोडीन उत्क्रमणीय अभिक्रिया ना दे या रिवर्सिबल ना दे, रिवर्सिबल का मतलब कि बहुत मेहनत से हमने यहां बनाया था इसको, अब ये उल्टी वापस चली जाएगी, तो ऐसा ना हो इसके लिए हम आयोडीन के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करते हैं। किस किस को यूज करते हैं, HiO3 और HNO2 है शायद, ठीक है देख लेना, HNO2 या HNO3 है, दोनों अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। याद कर लीजिएगा भाई साहब, नीट 2026 में आपको 21 जून के दिन ये सवाल जरूर देखने को मिल सकता है कि इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है। आपको 4 रिएक्शन देंगे, पहली फ्लोरीन के साथ, दूसरी क्लोरीन के साथ, तीसरी ब्रोमीन के साथ, चौथी आयोडीन के साथ, और 21 जून को ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो कि सबसे धीमी होगी, आयोडीन वाली। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो रिवर्सिबल होगी, आयोडीन वाली। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो विदाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में नहीं होगी, आयोडीन वाली। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जहां पर हमें HNO2 या HiO3 का यूज करना होगा, कौन सी हो जाएगी, आयोडीन वाली। नेक्स्ट चलते हैं दहन, कंबसन। कंबसन बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन होती है, किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ दो, CO2 प्लस H2 मिल जाएगा। तो भाई साहब ऐसी रिएक्शन आपने यहां क्यों लिखी, क्योंकि नीट वाले हैं कैसे, मूर्ख प्राणी, और उन मूर्ख प्राणियों ने एक रिएक्शन में आपको बताना चाहूंगा स्टीम वाली, जो दुनिया का कोई टीचर अपनी क्लास में नहीं पढ़ाता होगा, स्टीम वाली। CH4 के साथ H2 जोड़ते तो क्या मिलता है, ये रिएक्शन अभी आपके जो नीट 2026 का कैंसल्ड पेपर था उसमें पूछी गई है, और विद्वान बच्चे जो एल्डोल और क्रॉस एल्डोल करवा रहे थे वो इस रिएक्शन को गलत करके आए थे। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड कि एनसीईआरटी की वो हर रिएक्शन जो दे रखी है, चाहे वो कितनी भी छोटी से छोटी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। तो दहन कैसे होता है, हाइड्रोकार्बन के साथ आप ऑक्सीजन को रखिए, CO2 प्लस H2 आपको मिल जाएगा, याद रखिएगा इसको, फिर पूछा जा सकता है। फिर आता है ऑक्सीडेशन। 3 आदमी ऐसे हैं जो एल्केन का ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं और तीनों अलग अलग आइटम बनाते हैं। कौन क्या आइटम बनाता है देखिएगा भाई। पहला है एल्केन। अगर आप एल्केन को कॉपर के साथ जोड़ेंगे तो कॉपर भाई साहब क्या बनाते हैं, एल्कोहल। तो याद रखना कॉपर को क्या पसंद है, एल्कोहल पसंद है, ठीक है। दूसरा याद रखना है Mn2O3। ऑक्सीजन देखते ही आपको फील आने लगेगी कि ये क्या करवाएगा, ये ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो सुनना मेरी बात, यहां पर MO2O3 जो है वो क्या बना देगा, एल्डिहाइड बना देगा, और MnCH3C का ट्वाइस जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तीनों रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको कुछ उल्टा सीधा सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि ये अपना रिएक्टेंट है और ये 3 है, ABC 3 प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे, इन तीनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। अगर अच्छा सवाल पूछना हुआ तो ऐसा पूछ सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक भाई साहब आता है KMnO4, एनसीईआरटी में बहुत अंदर एक छोटी सी रिएक्शन दे रखी है पर महत्वपूर्ण है। जब आप 3 डिग्री एल्केन की रिएक्शन KMnO4 से करवाते हैं तो आपको इस टाइप का एल्कोहल देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा इस रिएक्शन को भी। नेक्स्ट आता है आइसोमराइजेशन या समावैवीकरण। समावैवीकरण मतलब एक एल्केन अपने पास है, उस एल्केन से हमें दूसरा एल्केन बनाना है। माय डियर फ्रेंड कैसे बनाएंगे, आप ले आइए AlCl3 और HCl को। आप किसको ले आइए, AlCl3 और HCl को, और आपके एनसीईआरटी में बोल रखा है अगर n हेक्सेन है तो वो क्या बन जाएगा, आइसोहेक्सेन। एक बार और ले आइए AlCl3 HCl को, वो बन जाएगा नियोहेक्सेन। तो ध्यान रखना समावैवीकरण या आइसोमराइजेशन के लिए कौन चाहिए, AlCl3 और HCl चाहिए। फिर आता है एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिकरण। एरोमेटिकरण का मतलब क्या होता है, कोई एलिफेटिक एल्केन है उसको एरोमेटिक एल्केन में बदलना, और बहुत आसानी से बदल सकते हैं आप। आपको चाहिए Cr2O3, Al2O3 या फिर V2O5 या MO2O3। अगर ये है 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो वो
एन हेक्सेन को बेंजीन बना देगा, मतलब कि नॉर्मल आदमी को किसी आकर बना देगा, एरोमेटिक बना देगा। और इनको ही क्यों यूज किया जाता है, तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, जेई में एक बार पूछा था, क्योंकि इनकी लेटिस एनर्जी जो होती है वो बहुत ही हाई होती है। स्टीम वाली रिएक्शन आपको पता ही है, नीट 2026 में आ चुकी है भाई साहब, तो याद कर लेना। पायरोलाइसिस, कुछ उठपटांग पूछना हुआ तो आपको पूछ सकते हैं। पायरोलाइसिस का मतलब होता है बड़े एल्केनों को छोटे एल्केनों में बदलना, ठीक है। और कौन से मैकेनिज्म के थ्रू होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एल्कीन की। सबसे पहली आती है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का निर्माण कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। हमने एल्केन का निर्माण कैसे किया था, हमने एल्केन के निर्माण करने के लिए सर पहले एल्कीन का रिडक्शन करवाया था और एल्केन बना दिया था। अब एल्काइन का रिडक्शन करवा के क्या बना देंगे, एल्कीन, यानी कि 3 बॉन्ड से कितने बॉन्ड बना देंगे, 2 बॉन्ड बना देंगे। ये पेश है आपके सामने एल्काइन। 3 आदमी हैं जो इसका रिडक्शन कर सकते हैं। पहला आता है रोजेनमुंड, दूसरा आता है लिंडलार और तीसरा आता है ब्रिज रिडक्शन। तीनों रिडक्शन नीड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एडवांस क्वेश्चन पूछना हुआ तो सिस और ट्रांस एल्कीन पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। रोजेनमुंड भाई साहब जो है वो सिस एल्कीन बनाते हैं, लिंडलार जो है वो भी सिस बनाता है, बट ब्रिज जो है वो ट्रांस बनाता है। सर कैसे याद रखेंगे, ब्रिज में दूसरा अक्षर क्या है, देखो बिर्च आता है, BIRCH, पर मैंने ब्रिज लिखा है, तो ब्रिज में दूसरा अक्षर आर है और ट्रांस में भी आर है, तो ब्रिज जो है वो ट्रांस बनाएगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2 आर है, तो दोनों आर ट्रांस पोजीशन पे होंगे। सिस में दोनों सेम पोजीशन पे होंगे। रोजेनमुंड क्या होता है, PDH2BaSO4 रोजेनमुंड है। लिंडलार क्या है, PDH2CaCO3 BaSO4 है रोजेनमुंड, CaCO3 है लिंडलार। सर कैसे याद रखेंगे, देखो भाई रोजेनमुंड का आर, इस आर को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो तो क्या बन जाएगा, बी, तो BaSO4 क्या है, रोजेनमुंड है। याद करने के तरीके हमारे पास कुछ, वो आपको सिखा रहे। Na + NH3 क्या हो जाएगा, ट्रांस बन जाएगा। क्या दे रखा है इस स्लाइड में, कुछ नहीं दे रखा, आगे बढ़ते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर विलोपन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट का मुझे समय दीजिएगा, पानी पी के मैं आता हूं, फिर हम शुरू करेंगे विलोपन अभिक्रिया को। क्या होता है भाई एलिमिनेशन रिएक्शन, समझना। 2 टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, E1 और E2। E1 रिएक्शन जो होती है, 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, यानी कि एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है उसकी रेट, किस पे डिपेंड करती है, केवल सबस्ट्रेट पर। वही E2 बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों पे डिपेंड करेगी। E1 जो है वो यूनिमोलिकुलर है, पर स्टेप कितने लगते हैं, 2 स्टेप लगते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में देखो विलोपन करना है, एलिमिनेशन करना, मतलब कोई न कोई हटेगा। कौन हटता है, ध्यान रखना, गुड लिविंग ग्रुप हटता है। जो अच्छा लिविंग ग्रुप है, जो आसानी से छोड़ के जाएगा, वही क्या देगा, E1 देगा, ये ध्यान रखना। रिमूव होगा और साथ में कार्बोकैटायन बनेगा, जैसे ही लिविंग ग्रुप हटेगा कार्बोकैटायन बनेगा। और स्टेप 2 में क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाता है और एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। पर माय डियर फ्रेंड ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा, इस बीच जो कार्बोकैटायन बन रहा है उसका रीअरेंजमेंट भी होता है। E2 रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, यहां आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनती है और यहां पर मॉडरेट लिविंग ग्रुप होता है। वहां गुड लिविंग ग्रुप है जो बहुत आसानी से जा रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल से जाएगा। और उसके बाद H+ भी साथ ही साथ रिमूव होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है और एल्केन बन जाता है। दोनों चीजों को आप ध्यान रखिएगा। रिएक्शन आपके सामने पेश है, एल्केन है, एल्केन से एल्कीन बनाना है, डबल बॉन्ड लाना है बीच में। गुड लिविंग ग्रुप को हटाइएगा, Nu+ बेस की प्रेजेंस में हटेगा, जैसे ही वो हटेगा कार्बोकैटायन बनेगा, इसका रीअरेंजमेंट होगा अगर पॉसिबल हो तो, नहीं है तो इस H+ को हटा दीजिए, डबल बॉन्ड बना दीजिए E1। E2 जो है वो एक ही स्टेप में पूरी होती है। जैसे ही देखो यहाँ तीर मैंने 2 बना रखे, इसका मतलब ये नहीं है 2 स्टेप है, एक ही स्टेप है। ये आया, ये भी हटता जाएगा, ये भी हटता जाएगा, डबल बॉन्ड बनता जाएगा। इस स्टेट को अपन क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे, और सीधा क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। अब आता है एल्कीन की कितनी रिएक्शन है, तो 2 रिएक्शन मेन है, डी हेलोजिनेशन और डी हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यानी कि हेलोजन को हटाना और एल्कोहल को हटाना। तो पहले हम किसको हटा रहे हैं, हेलोजन को हटा रहे हैं। तो 4 टाइप के हेलोजन हो सकते हैं, मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड और टेट्राहेलाइड। रिएक्शन आगे करके बताऊंगा, बस इन चारों के अंदर कौन कौन सा रिएजेंट यूज होता है वो आप याद कर लीजिएगा। और ये तीनों नीट में नहीं आएंगी क्योंकि एनसीईआरटी में शायद नहीं है। और मोनोहेलाइड जो है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्कोहलिक KOH जब प्रेजेंट है तब मोनोहेलाइड, KOH के साथ NaNH2 प्रेजेंट है डाईहेलाइड, और या फिर जिंक डस्ट भी करवा सकता है। Ag डस्ट है तो ट्राईहेलाइड और जिंक डस्ट है तो टेट्राहेलाइड। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में क्या होता है,
बहुत सिंपल सी बात है, दो तरीके से आप करवा सकते हैं, बाय कंसंट्रेंट H2SO4 या फिर एनहाइड्रस P2O5 या फिर P4O10 से। अगर H2SO4 है तो इवन रिएक्शन होगी, यानी कि कार्बोकैटायन बनेगा और उसका रीअरेंजमेंट होगा। E2 है तो कोई कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और डायरेक्ट आप हटा दीजिएगा। सामने पेश है आपके सामने बहुत धुआंधार तरीके से सवाल। पहला है क्या है भाई, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करवाई, तो ध्यान रखिएगा 1 डिग्री हमेशा कौन सी रिएक्शन देता है, E2 रिएक्शन देता है, यानी कि क्या ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, यस सर। क्या कार्बोकैटायन बनेगा, नहीं, तो सीधा सीधा आपको क्या कर देना है, इस तरीके से एल्कीन बना देना है। वैसे ही ये कौन है 3 डिग्री, तो ध्यान रखना 3 डिग्री हमेशा क्या देता है, E1 रिएक्शन देता है, यानी कि इस X को हटाइए, X को हटाते ही यहां क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। दो स्टेप में होगी, पहले X को हटाया कार्बोकैटायन, अब इस कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि ये है 1 डिग्री, ये है 3 डिग्री, और ये भाई साहब इस पे आके जुड़ जाएंगे और कुछ ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा सर, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, कैसा देखना, ऐसा हो जाएगा भाई, ऐसा आके मिल जाएगा, 3 डिग्री बना। अब आकर क्या होगा, इसका जो हाइड्रोजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन मैंने ऐसे बना दिया, अब ये हाइड्रोजन हटेगा और यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा और कुछ ऐसी एल्किल बन जाएगी। राइटिंग पर बिल्कुल मत जाइएगा, बहुत कम समय में आपको धुआंधार चीजें पढ़ाने के प्रयास में राइटिंग कभी कभार होती रहती है। ऐसी CH, ये हाइड्रोजन का नंबर वाला अलग नाटक है, और यहां एल्किन बनेगा। बनना कहां चाहिए था, यहां बनना चाहिए था, पर बना कहां, वहां, क्यों, क्योंकि रीअरेंजमेंट हुआ। वैसे ही अगर आपको क्या, अगर आपको 2 डिग्री दिया जाए तो कौन सी रिएक्शन देगा, ध्यान रखना हमेशा 2 डिग्री भी कौन सी रिएक्शन देगा, E2, और सीधा यहां डबल बॉन्ड लगा दीजिएगा। फिर अगर क्या, अगर ऐसा कोई आदमी है जो यहां से हटाते ही यहां कार्बोकैटायन आया, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, पास वाला 3 डिग्री हो तभी रीअरेंजमेंट होगा, यहां से यहां रीअरेंजमेंट मत करवाना। तो सर क्या होगा, ध्यान रखना, कभी E2 मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म नहीं होगी, E2 मैकेनिज्म होगी। क्यों, क्योंकि जो अटैक करने वाला है वो अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पर बहुत ही भारी समूह है और स्टेरिक इन एंट्रेंस होगा, और कौन सी रिएक्शन होगी, E2, और कहां बॉन्ड बनेगा, सीधा यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते, अब आता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। दो तरीके से आप करवा सकते थे, एक कंसंट्रेंट H2SO4 की प्रेजेंस में, एक एनहाइड्रस P2O5। H2SO4 की प्रेजेंस में E1 रिएक्शन होगी, कार्बोकैटायन बनेगा। जैसे कि OH को आपने हटाया, जैसे ही देखो यहां क्या होगा, यहां जैसे ही OH हटेगा कुछ ऐसा बनेगा, सर कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, CH2। अब ऐसा बना, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये क्या करेगा, रीअरेंजमेंट, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, और रीअरेंजमेंट कर कैसी एल्किन बनेगी, कैसी एल्किन बनेगी भाई साहब, CH3, C डबल बॉन्ड CH3 और CH3, ऐसी एल्केन बनेगी। वहीं अगर एनहाइड्रस P2O5 लोगे, E2 मैकेनिज्म होगी, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सीधा सीधा यहां डबल बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है। तो CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH2। आगे चलते हैं, केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। कैसी केमिकल रिएक्शन दिखाता है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बताता है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होगा, E और NU, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे कि H2O है तो H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, OH माइनस कैसा है, न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है, क्या होता है, डबल बॉन्ड जहां है वहां इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा, और जैसे इलेक्ट्रोफाइल आगे जुड़ेगा वैसे E प्लस जुड़ गया भाई, देखो एक के ऊपर माइनस चार्ज होगा, एक के ऊपर प्लस चार्ज होगा, E जो है वो माइनस वाले के ऊपर आगे जुड़ेगा, यानी कि प्लस चार्ज बच जाएगा, यानी कि कार्बोकैटायन होगा। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट होगा, और फिर न्यूक्लियोफाइल ऐड कर ऐसा बन जाएगा। कुछ रिएक्शन आपके सामने पेश करूंगा मैं, और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। एक बार गांठ बांध लीजिएगा, जहां जहां कार्बोकैटायन बन रहा है वहां की सारी रिएक्शनों की स्टेबिलिटी या फिर रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकैटायन पे डिपेंड करेगी। जैसे कि HX को ऐड करवाना है तो H प्लस है, X माइनस है, पहले कौन जुड़ेगा, सर पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, सर R ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि कैसा चार्ज आएगा, यानी कि कैसा चार्ज आना चाहिए, R, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, यानी कि H जो है वो आकर इससे बाद में पहले जुड़ेगा, और जैसे ही H आकर जुड़ा कार्बोकैटायन बन गया, रीअरेंजमेंट पॉसिबल करवाइए, वरना X को वहां लाकर जोड़ दीजिए। अब आपको बहुत बार आपको मार्कोनिकॉफ नियम वाली रिएक्शन देखने को मिलती है। अगर आप HBr का एडिशन करवाएंगे तो नॉर्मली मार्कोनिकॉफ रूल से होगा, और मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ कहता है कि ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जहां पर क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। और वहीं एंटी मार्कोनिकॉफ या फिर खराश इफेक्ट क्या कहता है, उसका जस्ट उल्टा काम आपको करना है, रीअरेंजमेंट करवाना ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर टर्मिनल बन जाएगा, और टर्मिनल कब बनेगा, जब HBr के साथ H2O2 प्रेजेंट हो, तभी ये रिएक्शन हो पाती है, ध्यान रखिएगा। बहुत सिंपल, आपने 9-10 में पढ़ ली होगी।
असर्शन रीजन आपके सामने पेश है। क्या HCl और HF जो है डू नॉट गिव पेरोक्साइड इफेक्ट? बिल्कुल सही बात है, केवल HBr देता है। क्यों? क्योंकि इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। असर्शन रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है H2O को जोड़ना। H2O को क्या जोड़ेंगे? H प्लस और OH माइनस। तो क्या कीजिए, सबसे पहले H प्लस भाई साहब को यहां पर लाकर जोड़िए और OH माइनस को यहां जोड़िए, तो RCHOH CH3 ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो करवाइएगा। नेक्स्ट X2 को CCl4 के साथ जोड़िए। कुछ नहीं करता, दोनों X2 है तो दोनों जगह ClCl जोड़ो, एक Cl प्लस बन जाएगा, एक Cl माइनस बन जाएगा। फिर आता है HOCl। ये बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, नीट 2026 में आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि हम हमेशा Cl माइनस यानी कि X माइनस को हमेशा न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करते हैं, बट ये एकमात्र ऐसी रिएक्शन है जहां वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि OH जो है वो क्या हो जाता है, देखो ऐसा है भाई, ये ClOH, HOCl का मतलब, तो ये माइनस आता है, ये प्लस आता है, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है? क्लोरीन। तो पहले क्लोरीन जाके जुड़ेगा, देखो RCH CH2Cl और फिर OH आकर यहां जुड़ेगा। तो इस तरीके का रिएक्शन होती है, ध्यान रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट आता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन के अंदर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सीधा जहां जो जुड़ रहा हो वहां जोड़िएगा। जैसे कि यहां सीधा आप जोड़ लीजिएगा OH और यहां सीधा जोड़ लीजिएगा H। नेक्स्ट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यानी कि ध्यान रखना BH3B2H6 की प्रेजेंस में अगर आप H2O को जोड़ते हैं तो हमेशा टर्मिनल प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि OH जो है वो टर्मिनल कार्बन पर जाकर जुड़ेगा। ये तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक सवाल आपके सामने पेश है। सबसे पहला dilute H2SO4 में अगर आप H2O को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा? कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन का क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट होकर 3 डिग्री बनना चाहिए, यानी कि CH3 C CH3 CH2 CH3 और OH। वहीं अगर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करवाएंगे तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, पर कैसा बनेगा? 2 डिग्री। ये कैसा बना? 3 डिग्री। और ये कैसा बनेगा? 2 डिग्री। CH3 CH CH3 CHOH और CH3। यहां भाई क्या होता है? केवल यहां कार्बोकैटायन बना, इस वाले में इस कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता, इस वाले में रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं। और B2H6 तो जहां दिख गया वहां सीधा टर्मिनल बना देना, यानी कि जहां जुड़ना चाहिए था उसकी जस्ट ऑपोजिट साइड जोड़ देना। तो CH3 CH CH3 CH2 CH2OH। तो ये तीनों रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ओजोनोलाइसिस, सितारा लगा लीजिए, चांद लगा लीजिए, नीट 2026 में आपको ओजोनोलाइसिस देखने को मिल सकता है। 2 टाइप का ओजोनोलाइसिस होता है। पहला रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, अगर O3 के साथ Zn प्रेजेंट है तो रिडक्टिव होगा और नहीं प्रेजेंट है तो ऑक्सीडेटिव होगा। ठीक है, ऑक्सीडेटिव में क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, पर ऑक्सीडेशन तभी होगा जब CH बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक आदमी अपने पास यहां है, ओजोनोलाइसिस की सीधी ट्रिक है, जहां डबल बॉन्ड दिख रहा है उस डबल बॉन्ड के दोनों और एक एक ऑक्सीजन को जोड़ दो। तो यहां पर एक कार्बन ये रहा, दूसरा ये रहा, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बन जाएगा? सीधा एल्डिहाइड, तो CH3CHO। फिर इसको देखो, इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा था? CHO, CH3CHO, तो CHO CH3CHO, इसका क्या हो जाएगा? ऐसा। अब सुनना, इस भाई साहब के पास कोई CH बॉन्ड नहीं है, तो ये ऑक्सीडेशन होने पर ऐसा कैसा ही रहेगा, ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है। पर ये किसमें बदल जाएगा? कार्बोक्सिलिक में। ये किसमें बदल जाएगा? कार्बोक्सिलिक में। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन अब KMnO4 से K2Cr2O7 या फिर KMnO4 प्लस HiO4 से भी करवा सकते हैं, जो कि सेम ओजोनोलाइसिस की तरह ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोक्सिलेशन बाय 1% एल्काइल या फिर वेरी कोल्ड KMnO4, जिसको बेयर रिएजेंट कहते हैं। बेयर रिएजेंट की रिएक्शन आपको देखने को मिल सकती है। कुछ नहीं करना है, जहां भी आपको डबल बॉन्ड दिखे उसको तोड़कर दोनों जगह OH को जोड़ देना। बेयर का काम ही यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तो पत्ता खाली दिख रहा है भाई साहब। आगे अब आता है बेंजीन। भाई साहब बेंजीन क्या है? बेंजीन को कैसे बना सकते हो? यहां भी सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन करवा दीजिए, इस पूरे को भगा दीजिए, बेंजीन आपके सामने होगा। या फिर OH को Zn के साथ ट्रीट कर दीजिए, बेंजीन आपके सामने होगा। आगे बढ़ते हैं। बेंजीन की कुछ केमिकल रिएक्शन, अगर बेंजीन की रिएक्शन आप कंसंट्रेट H2SO4 या HNO3 से करवाएंगे, नाइट्रेशन हो जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा। AlCl3 HCl से करवाएंगे, सीधा Cl जुड़ जाएगा। वहीं H2SO4 SO3 की प्रेजेंस में करवाएंगे, सल्फोनेशन होकर SO3H बन जाएगा। CH3Cl AlCl3 की प्रेजेंस में करवाएंगे, ये Cl जो है वो AlCl3 लेकर AlCl4 प्लस में कन्वर्ट होकर ये CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा। वहीं अगर आपने एराइल ग्रुप ले लिया
तो वो COCH3 यहां जुड़ जाएगा, जिसको फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन और अराइलेशन कहते हैं। और यहां पर अगर पॉसिबल हो तो कार्ब कैटायन का रीअरेंजमेंट भी कई बार होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ अपना हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर है हेलोजन डेरिवेटिव। देखो अभी तक 45 मिनट लगे, 45 मिनट और मान लीजिएगा, 45 मिनट और मान लीजिएगा, हम इसको खत्म करेंगे। 2 मिनट का टाइम दीजिए। चलिए भाई हेलोजन डेरिवेटिव को शुरू करते हैं। आधी क्लास हो चुकी है, आधी और बची है, 40 मिनट और लगेंगे हमें। सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड ऑफ आरएक्स की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? आप अल्कोहल से कर सकते हैं। अगर अल्कोहल की रिएक्शन HCl या ZnCl2 से करवाएंगे, Cl जाकर OH की जगह जुड़ जाएगा, RCl बढ़ जाएगा। या फिर आप NaBr से करवाएंगे, Br OH की जगह जुड़ जाएगा। या फिर PCl3 से करवाएंगे तो मामला कुछ ऐसा होगा। देखो भाई ROH, ठीक है, PCl, Cl और Cl, तो RCl, POCl और HCl, तो यहां पर आपको यह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी 3 लेने, गलती कर दी, 3 अणु लेने यहां पे इसके। इस तरीके का होता है ये ROH, 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 Cl, 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 P, अरे भाई साहब, किसा ऐसा, और यहां से ये पूरा जो है वो बाहर निकल जाता है। और R जो है, सॉरी ये P जो है इसके साथ बाहर निकल जाता है। छोड़ो यार, तुम सीधा याद कर लो कौन किसके साथ बाहर निकलता है। RCl बनेगा, PCl5 है, RCl बनेगा, SOCl2 है, RCl बनेगा। रेड फॉस्फोरस प्लस H2 है तो एल्कीन बनती है, पर X2 है तो क्या बन जाएगा? RX बन जाएगा, बहुत आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट है हेलोजन से बनाना। हेलोजन से कैसे बना सकते हैं? सेम वही, एल्कीन में Cl2 का एडिशन करवा दो, रिएक्शन पहले पढ़ चुके, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। दूसरा HX की एडिशन करवा दो, तो सेम वही, X जो है वो पॉजिटिव से जुड़ेगा, हम पहले इस रिएक्शन को पढ़ चुके हैं। एक सवाल आपके सामने पेश है, जैसे तीसरी रिएक्शन Br2 की CCl4 में करवा दो, तो दोनों Br यहां आकर जुड़ जाएंगे, बहुत सिंपल है, हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर आती है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। 2 तरीके होते हैं हेलोजन एक्सचेंज के, पहला है फिंकलस्टाइन रिएक्शन, दूसरी है स्वार्ट रिएक्शन। क्या होता है, हमारे पास क्लोरीन और ब्रोमीन तो बहुत आसानी से उपलब्ध होते हैं, पर फ्लोरीन और आयोडीन उपलब्ध नहीं होते। तो क्लोरीन और फ्लोरीन का बनाने, सॉरी क्लोरीन और ब्रोमीन को यूज कर फ्लोरीन और आयोडीन बनाने की रिएक्शन को क्या कहते हैं? हेलोजन एक्सचेंज। स्वार्ट भाई साहब क्या करेंगे? देखो फिंकलस्टाइन का F जो है उसको F से नफरत है और स्वार्ट को F से प्यार है, तो स्वार्ट भाई साहब क्या करेंगे? फ्लोरीन डेरिवेटिव बनाएंगे, यानी कि Br या Cl के प्रोडक्ट के AgF से रिएक्शन करवाकर फ्लोरीन डेरिवेटिव बनाना और AgBr बनाना स्वार्ट करता है। वही NaI ड्राई ईथर की प्रेजेंस में RI बनाएगा, उसको फिंकलस्टाइन कहेंगे। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर अभी तक हमने एलिफेटिक RX का निर्माण किया, एरोमेटिक का कर लेते, कुछ नहीं करना है। CH3 के साथ X2 जोड़िए, Fe की प्रेजेंस में, बिल्कुल डार्क वातावरण होना चाहिए, और तो और पैरा प्रोडक्ट बन जाएंगे। फ्लोरीन जो होता है वो ये रिएक्शन शो नहीं करता क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। आयोडीन जो होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं भाई साहब। नेक्स्ट आता है सेंड मायर रिएक्शन, नाम याद रख लीजिएगा भाई साहब का। सेंड मायर क्या करता है? सेंड मायर ये वाली है, ठीक है, सेंड मायर ये वाली है। सबसे पहले जब भी आप अमाइन के साथ, सॉरी एनिलीन के साथ NaNO2 प्लस HX का 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 से 278 केल्विन पर रिएक्शन करवाते हैं, तो डाइएजोनियम सॉल्ट बन जाता है, जिसकी Cu2H2 के साथ रिएक्शन करवा पर X बन जाता है, जिसको सेंड मायर रिएक्शन कहते हैं। यहां पर जब आप आयोडीन डेरिवेटिव बनाना चाहेंगे, तो आयोडीन डेरिवेटिव में X को जब आयोडीन रखना चाहेंगे तो आपको Ki यूज करना पड़ेगा Cu2H2 की जगह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट वही RX का नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है क्योंकि ये ज्यादा पोलर होता है, ज्यादा भारी होता है। Br और Cl और फ्लोरीन, ये नियम तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट सोल्यूबिलिटी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सोल्यूबिलिटी। अपन को क्या लगता है? RX पोलर है, H2O भी पोलर है, तो लाइक डीजल हो, लाइक से उसमें
H2O में सोल्यूबल होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि H2O के अंदर जो पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है HF की कंपैरिजन में। तो पहले वाले जो फोर्सेज है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आफ्टर फोर्सेज में, तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए ये काम नहीं हो पाता है। केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं भाई साहब, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। कौन सी सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि X हटेगा, X हटा तो हमें और कोई लाकर जोड़ना पड़ेगा, तो X क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है, तो वैसे ही एक कोई न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ेगा। रिएक्टिविटी सिंपल है, जो आसानी से निकल जाए वो सबसे पहले रहेगा, तो RI जो है वो सबसे पहले, RF जो है वो सबसे बाद। दो टाइप की रिएक्शन होती है, पहली होती है SN1, दूसरी होती है SN2। SN1 रिएक्शन का काम है E1 की तरह यूनिमोलिकुलर पर दो स्टेप में, जैसे वहां कार्बोकैटायन बन जाता है वैसे यहां भी कार्बोकैटायन बनेगा, जिसका रीअरेंजमेंट होगा और यहां पर आपको रेसिमिक मिक्सचर देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड। साथ में इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? 3 डिग्री SN1 बहुत तेजी से देता है, फिर 2 फिर 1, क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी यहां पर देखी जाती है। और आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और क्लोरीन की ये ऑर्डर होता है, ठीक है। SN1 रिएक्शन कौन नहीं दे सकता है? तो इसके लोन पेयर इसके साथ पार्शियल डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तो जो पार्शियल डबल बॉन्ड है वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाएगा, SN1 नहीं दे पाएगा, इनफैक्ट SN2 भी नहीं दे पाएगा। वही यहां पर भी क्या होगा? रेजोनेंस, तो ये भी नहीं दे पाएगा SN1। SN2 जस्ट उल्टी, बायोमोलिकुलर दो स्टेप में होती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और स्टेबिलिटी जो है, रिएक्टिविटी जो है वो ट्रांजिशन स्टेट पे डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना स्टेबल कम होगा, तो 1 डिग्री जो है वो ज्यादा होता है, 2 डिग्री फिर 3 डिग्री। मैं बोलूंगा SN1 और SN2 को एक बार NCERT से जरूर पढ़िएगा। उनका वो क्या दे रखा है उसका, स्टीरियो केमिस्ट्री, उस स्टीरियो केमिस्ट्री को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। RX की कुछ रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। जब RX की रिएक्शन आप NaOH से करवाएंगे, X की जगह OH जोड़ना है, NaOR से करवाएंगे, X की जगह OR जोड़ना है, NaI से करवाएंगे, X की जगह आपको I जोड़ना है, NH3 से करवाएंगे तो आपको एक हाइड्रोजन X के साथ चला जाएगा, NH2 जोड़ना है, R-NH2 से करवाएंगे तो RNH जोड़ना है, KCN से करवाएंगे तो RCN बनेगा, AgCN के करवाएंगे तो RNC बनेगा। ऐसा क्यों? KCN जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है जो K प्लस और Cn माइनस देता है और कार्बन अटैक करता है, इस कारण R के साथ कार्बन जाकर जुड़ता है। वहीं AgCN जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है, जिसके अंदर नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है वो डोनेट कर बनता है, तो नाइट्रोजन जो है वो R के साथ जुड़ता है। वैसे ही KNO2 भी कैसा है? कोवेलेंट है, तो RONO बनता है, AgNO2 आयनिक है तो RNO2 बनता है। LiAlH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, H माइनस डोनेट करेगा तो R के साथ सीधा H जाकर जुड़ जाएगा। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ कैसे रिएक्शन देगा? ये Br जो है वो यहां से Mg के साथ जुड़ जाएगा और MgBr बना देगा। बहुत सिंपल सी बात है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। और RMgX को क्या कहते हैं भाई साहब? ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं, जो कि R माइनस का बहुत बेहतरीन डोनर है। हमेशा हम R प्लस देखते हैं, बट ग्रिगनार्ड रिएजेंट R माइनस देता है। एरोमेटिक की कुछ रिएक्शन देख लीजिएगा। नॉर्मली ये क्लोरीन के लोन पेयर यहां पार्शियल डबल बॉन्ड बना देते हैं, जिस कारण ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे पाता है। पर कुछ कंडीशन ऐसी है जहां वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। कंडीशन नंबर 1 है, पहली क्या कंडीशन है? आप NaOH को जोड़िए सब्स्टिट्यूशन करवाने के लिए, पर 623 केल्विन और 380 एम्पर, तो वो क्लोरीन को हटा करके आ जाएगा, OH आ जाएगा। दूसरी कंडीशन, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दीजिए, जैसे कि NO2, तो इसका इफेक्ट लगेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर OH आकर जुड़ सकता है, पर मेटा पर कभी नहीं जुड़ सकता, क्योंकि NO2 का मेटा पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज, क्लोरीन जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है, तो वो तो हो गई थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पर अब मैं आपको कुछ बताऊंगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रिएक्शन, जैसे कि Cl2 का FeCl3 के साथ, Cl2 का FeCl3 के साथ तो ऑर्थो पैरा दोनों पर क्लोरीन जुड़ जाएगा। HNO3 H2SO4 तो नाइट्रेशन होकर NO2 जुड़ जाएगा। H2SO4 की प्रेजेंस में सल्फोनेशन होकर SO3H जुड़ जाएगा। AlCl3 CHCl3 की प्रेजेंस में और AlCl3 CH3COCl की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन है, CH3 जुड़ जाएगा। रीअरेंजमेंट आप चाहे तो करवा सकते हैं। अगला चैप्टर आपके सामने पेश है, अल्कोहल फिनोल ईथर। बहुत तेजी से अल्कोहल फिनोल ईथर को भी धुआं बना देंगे अपन। चलिए भाई, प्रिपरेशन मेथड, क्या अल्कोहल एल्कीन से बना सकते हैं? पढ़ लिया आगे। जोड़ दीजिए H2O को, B2H6 की प्रेजेंस में बना सकते हैं, टर्मिनल बन जाएगा अल्कोहल। रिडक्शन करवा सकते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का रिडक्शन करवा दीजिए, ROH। और पेश आपके सामने सुधांशु सर की स्पेशल स्लाइड, जिसके अंदर एक ही स्लाइड में चाहे कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हो, चाहे कोई भी सबस्ट्रेट हो, आप इस चार्ट की मदद से उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इस चार्ट को भी मैं आपको याद करवा दूंगा अगले 5 मिनट में। चार अपने पास तीन रिड्यूसिंग एजेंट है। पहला है निकल H2 के साथ, दूसरा है LiAlH4 और तीसरा है NaBH4। सभी हाइड्रोजन डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? सब हाइड्रोजन डोनेट करते हैं और सब रिडक्शन करवाते हैं।
पर सबसे ज्यादा मजबूत कौन है? निकल H2, फिर है AlIAlH4 और फिर है NaBH4। तो सुनना भाई, अगर एल्केन है तो एल्केन का कोई रिडक्शन नहीं करवा सकता, तीनों जीरो है। पर अगर एल्कीन और एल्काइन है तो एक ही आदमी रिडक्शन करवा सकता है, जो कि कौन है? निकल, और निकल के प्रेजेंस में H2, जबकि LiAlH4 और NaBH4 नहीं करवा सकते। उसके बाद आप हैलाइड ले लीजिए, आप एल्डिहाइड ले लीजिए, आप कीटोन ले लीजिए, ठीक है, आप एसिड हैलाइड ले लीजिए, तीनों के तीनों आदमी जो है वो उसका रिडक्शन करवा देंगे। रिडक्शन करवाकर क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? हैलाइड का रिडक्शन होगा तो एल्केन बनेगा, एल्डिहाइड का अल्कोहल बनेगा, कीटोन का भी अल्कोहल बनेगा, और एसिड हैलाइड का भी क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। फिर आता है एक ट्विस्ट। फिर क्या ट्विस्ट आता है भाई? ध्यान रखना, निकल H2 सबको रिडक्ट कर देगा, LiAlH4 एल्केन और एल्कीन को छोड़कर सबको रिडक्ट कर देगा। NaBH4 जो है उसका याद रखना आपको, केवल एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड को कर पाता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और या फिर एसिड एनहाइड्राइड है तो ये रिडक्शन नहीं कर पाएगा। वहीं एसिड अमाइन या फिर अल्काइल साइनाइड है तो भी ये रिडक्शन नहीं कर पाएगा। बस आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी है कि NaBH4 किस किस का नहीं कर पाएगा? एसिड एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, एसिड अमाइड और अल्काइल साइनाइड, इनका रिडक्शन नहीं कर पाएगा, बाकी सबका रिडक्शन कर देगा। और रिडक्शन करके क्या बनाएगा? वहां लिखा हुआ है, निकल जो है वो सबका कर देगा। LiAlH4 किसका नहीं कर पाएगा? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। और निकल H2 किसका नहीं कर पाएगा? केवल एक का नहीं कर पाएगा, एल्केन का। मेरे साथ एक बार दोबारा बोलिएगा, NaBH4 सबसे कमजोर आदमी है जो किसका नहीं कर पाएगा? सबसे पहला एल्केन। चलो यहां से शुरू करते हैं। निकल H2 सबसे मजबूत आदमी है, केवल एक का नहीं कर पाता, किसका? एल्केन का। फिर आता है LiAlH4 जो तीन का नहीं कर पाता, किसका? एल्केन और एल्कीन और एल्काइन का, ठीक है, हाइड्रोकार्बन का मतलब। फिर NaBH4 ये केवल एल्डिहाइड, कीटोन, हैलाइड और साथ में एसिड हैलाइड, इन चार का कर पाता, बाकी किसी का नहीं कर पाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? इसकी रिएक्शन में सिखा देता हूं, एक रिएक्शन आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्या होता है? देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ऑक्सीजन के ऊपर En ज्यादा है तो माइनस चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव। ये है R माइनस डोनर और ये है प्लस डोनर। तो क्या होगा? माइनस जुड़ेगा प्लस के साथ, प्लस जुड़ेगा माइनस के साथ, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, CO यहां जुड़ जाएगा R और यहां जुड़ जाएगा MgX। फिर जैसे फर्दर आप H2O की रिएक्शन करवाएंगे H प्लस की प्रेजेंस में, तो H2O में क्या होगा? यहां तो माइनस चार्ज है, यहां प्लस चार्ज है, तो यहां आ जाएगा OH और यहां आ जाएगा H, और इस तरीके से ये टूट जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा RCH2OH, इस तरीके से बन जाएगा। और साथ में MgXOH जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सिंपल सी रिएक्शन है। देखिए भाई, RMgX की रिएक्शन अगर आप HCHO से करवाते हैं, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड से जब RMgX की रिएक्शन करवाएंगे 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। अगर नॉर्मल एल्डिहाइड से करवाएंगे 2 डिग्री, अगर 3 डिग्री, अगर कीटोन से करवाएंगे 3 डिग्री बनता है। और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों अल्कोहल को अगर डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो RMgX बेस्ट मीडियम है, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिनॉल की जो आपके नीट 2026 में आई थी, क्या रिएक्शन है? अगर बेंजीन की रिएक्शन आप ओलियम से करवाते हैं तो SO3H जुड़ता है, ओलियम का मतलब ही SO3H होता है, याद कर लेना। फिर SO3H की रिएक्शन NaOH से करते हैं, गर्म वातावरण में करते हैं, H प्लस प्रेजेंट करवाते हैं तो फिनॉल बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस साल नीट 2026 में पूछी गई थी। वही NH2 की रिएक्शन NaNO2 और HCl से करवाते हैं तो क्या बनता है भाई साहब? डाइएजोनियम साल्ट बनता है, Na2Cl बनेगा। और जब उसकी रिएक्शन H2O से करवा दोगे तो क्या बन जाएगा? OH आकर जुड़ जाएगा। तो ये दोनों फिनॉल निर्माण की बहुत ही इंपॉर्टेंट विधियां हैं, प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्यूमीन से फिनॉल का निर्माण। ये है भाई साहब क्यूमीन। ये क्या है? क्यूमीन का मतलब होता है ऊपर आपने आइसोप्रोपेन जोड़ दिया है बेंजीन रिंग के ऊपर, तो इसकी रिएक्शन जब आप O2 से करवाते हैं तो इस हाइड्रोजन को थोड़ा सा दूर कर दो O बीच में ले आना। फिर इसकी रिएक्शन जब H2O से करवाएंगे तो ये पूरा हट जाएगा और OH आकर जुड़ जाएगा। और साथ में आपको CH3COO मिल जाएगा, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ेगा, वंडरवॉल फोर्स बढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ब्रांच बढ़ेंगी, एरिया कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। वही बात, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इथर, हाइड्रोकार्बन और RX से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि OH के पास हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कई बार पूछा जाता है सॉल्युबिलिटी, तो ध्यान रखना ये H2O में सॉल्युबल होता है जबकि RX सॉल्युबल नहीं थे। क्यों सॉल्युबल होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण सॉल्युबल होता है, ठीक है। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन में एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। एसिडिक, देखो अल्कोहल और फिनॉल दोनों ही एसिडिक होते हैं, कौन ज्यादा होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल, जब भी हम मेटल से रिएक्शन करवाएंगे इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर क्या आ जाएगा? मेटल आ जाएगा। इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कीजिए, ये मेटल आ गया। तो दोनों ही बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है।
नेक्स्ट आता है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में कुछ नहीं करना है, एक अल्कोहल रहेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, एक में से किसी में या तो देखो इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा और इसमें से OH निकलेगा तो H2O निकलेगा, या फिर इसमें से OH और इसमें से हाइड्रोजन, दोनों में से किसी में से एक में से हाइड्रोजन और किसी में एक में से H2O निकलेगा और RCOO बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। दो संभावनाएं हो सकती है, पहला आप अल्कोहल से हाइड्रोजन निकालो और इससे OH निकाल दे, दूसरा आप अल्कोहल से OH निकाले इससे H निकाल दे। कब कौन सा होगा? जिस कंडीशन, दोनों ट्राई करके देखना, जहां कार्बोकैटायन, जहां पर कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा वो रिएक्शन होगी, जहां कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा वो रिएक्शन होगी, ठीक है। ऐसे एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं आएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्पिरिन का फॉर्मेशन। एस्पिरिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पूछी जा सकती है। जब आप सैलिसिलिक एसिड के साथ CH3CO का होल ट्वाइस ऑक्सीजन की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवाते हैं तो एस्पिरिन मिल जाता है। एस्पिरिन का स्ट्रक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और ये रिएक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा। फिर आपके सामने पेज है सुधांशु भैया की बहुत ही महत्वपूर्ण और फेवरेट स्लाइड, जहां एक ही स्लाइड में जैसे आपको रिड्यूसिंग एजेंट याद करवाए है, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी याद करवाएंगे कि किसकी कितनी औकात है, कौन किसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा, कौन किसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, अपने पास 4 एजेंट है, पहला K2Cr2O7 और KMnO4 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, चाहे एल्केन हो, चाहे 1 डिग्री अल्कोहल हो या 2 डिग्री अल्कोहल हो, सबका क्या कर देंगे ऑक्सीडेशन। एल्केन को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, 1 डिग्री को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे और 2 डिग्री को कीटोन। ध्यान रखना 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी नहीं कर सकता। और दूसरी चीज ध्यान रखनी है KMnO4 और K2Cr2O7 बाकी सबका करते हैं, और इसके अलावा जॉन्स रिएजेंट PCC और DMSO केवल एल्केन का नहीं करते, बाकी सबका करते हैं। पर प्रोडक्ट क्या बनाएंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो जॉन रिएजेंट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा और यहां कीटोन बनाएगा, वहीं PCC और DMSO केवल एल्डिहाइड तक रुक जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना पाते। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगर फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करवाई जाए तो ऑर्थो या पैरा में से कहीं भी NO2 जुड़ेगा, पर अगर कंसंट्रेट HNO3 से करवाई जाए तो तीनों जगह 2 ऑर्थो और 1 पैरा पर NO2 आपको जुड़ता हुआ दिखाई देगा। फिर एक रिएक्शन है, अगर ब्रोमीन की रिएक्शन CS2 की प्रेजेंस में करवाई जाए तो केवल ऑर्थो और पैरा में से किसी एक पर आपको ब्रोमीन दिखेगा, पर अगर H2O ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में करवाई जाए तो तीनों जगह पर आपको ब्रोमीन दिखेंगे। और ये रिएक्शन बहुत बार आ चुकी है भाई साहब नीट में। नेक्स्ट है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा, कोल्बे क्या कहता है, जब फिनॉल की रिएक्शन आप NaOH से करवाएंगे तो ONA बनेगा, ठीक है। फिर जब आप CO2 से करवा देंगे तो OHCOOH बन जाएगा। इसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई साहब, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। कोल्बे रिएक्शन हो गई। राइमर-टिमान भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, राइमर-टिमान को याद कर लीजिएगा। फिनॉल की सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रिपरेशन की हो, शर्त लगा लो मेरे साथ, नीट 2026-21 जून को जो पेपर होने वाला है उस री नीट के पेपर में आपको अल्कोहल के प्रिपरेशन की या फिर अल्कोहल के केमिकल रिएक्शन की एक रिएक्शन 110% दिखेगी। याद कर लीजिएगा एनसीईआरटी से, और 4 नंबर आज रात को पक्के करके जेब में डालकर सोइएगा, ठीक है। ये ऐसा कोई नीट का या जेई का पेपर नहीं है जहां फिनॉल ना पूछा हो, ठीक है। क्या है राइमर-टिमान? जब फिनॉल की रिएक्शन CHCl3 NaOH की प्रेजेंस में करवाते हो तो ध्यान रखिएगा राइमर-टिमान भाई साहब का इंटरमीडिएट कैसा बनता है, CHCl2 यहां जुड़ जाएगा और ONA ऊपर जुड़ जाएगा। इसकी रिएक्शन जब NaOH से करवाएंगे तो ONaCHO और इसके बाद आपको इस टाइप का एल्डिहाइड प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट इसका इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट पूछा जा सकता है आपको री नीट के एग्जाम में। राइमर-टिमान रिएक्शन का ध्यान रखिएगा। फिर आता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कौन करवाता है? K2Cr2O7 की जगह Na2Cr2O7 करवाता है H2SO4 की प्रेजेंस में, और ऐसी बमबारी वाली स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े क्या भाई? आगे है ईथर। ईथर की कोई ऐसी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, बस एक, और वो एक सब पे भारी है, जिसका नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कैसे होता है ध्यान रखिएगा। जब RX की रिएक्शन RONA से करवाते हैं तो ROR बन जाता है और NaX जो है वो बाहर निकल जाता है। और कई बार हमें ये पूछा जाता है कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है विलियमसन की, तो ध्यान रखना जिसमें RX सबसे छोटा यानी कि 1 डिग्री होगा वो विलियमसन ईथर सिंथेसिस बहुत आसानी से देगा। RONA कितना भी बड़ा हो हमें फर्क नहीं पड़ता, पर ये जितना छोटा होगा उतना स्टेरिक इंट्रेंस कम होगा और वो आसानी से रिएक्शन देगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विलियमसन ईथर सिंथेसिस SN2 रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पेश करेंगे भाई साहब आपके सामने, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। मात्र 15-20 मिनट और दीजिएगा सर, ये तो सबसे बड़े चैप्टर, फिर 15-20 मिनट और क्यों? क्योंकि इनकी सारी रिएक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इनकी सारी रिएक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मात्र 15-20 मिनट मुझे और दीजिएगा।
एल्डोल और केनिजारो तो ऐसे ही सिखाऊंगा कि तुम याद रखोगे, जीवन में कभी एल्डोल और केनिजारो का कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। बढ़ेगा आगे, 2 मिनट समय दीजिए, हम पानी पी लेते हैं, फिर आपकी एल्डिहाइड कीटोन और नाइट्रोजन डेरिवेटिव, मात्र 15 से 20 मिनट का समय और अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म। चलिए भाई शुरू करें क्या, एल्डिहाइड कीटोन। कमेंट बॉक्स में आग बना दीजिए भाई साहब, धुआंधार तरीके से आपको 1-1.5 घंटे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पढ़ा दी। चलिए भाई चलते हैं कहां पर, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का निर्माण कैसे करें, वैसे हम बहुत तरीके देख चुके हैं, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दीजिए, एल्कीन का कर दीजिए, बहुत सारे तरीके हैं जो हम पहले सीख चुके हैं। पर देखो हमें वहां लिखना नहीं है कि एल्डिहाइड प्रिपरेशन की मेथड, वहां पर हमें सीधा रिएक्शन करवानी है। तो आपको एसिल क्लोराइड आपको कहीं देखने को मिलेगा COCl3, जब इसकी रिएक्शन H2PdSO4 से करवाएंगे BSO4 की प्रेजेंस में, याद कीजिए ये B किसके जैसा दिखता है, R के जैसा, रोजेनमुंड को याद कीजिए, रोजेनमुंड रिएक्शन एक बार फिर आपके सामने पेश है और CHO आपके सामने बन जाएगा। अगली रिएक्शन है स्टीफेन रिएक्शन। नेम रिएक्शन हमेशा आपको इस चैप्टर से देखने को मिलती है क्योंकि नेम ही नेम है। स्टीफेन से याद रखिएगा SN और SnCl2 जब HCl की प्रेजेंस में RCN से रिएक्शन करता है तो इस टाइप का प्रोडक्ट बनता है, जिसका आगे क्या करवाने का, H2O के साथ एडिशन करवाने पर एल्डिहाइड बनता हुआ दिखता है। और इस टाइप का विचित्र कंपाउंड AlHIBu का होल ट्वाइस H2 आपको दिखे साइनाइड के साथ, तो सीधा एल्डिहाइड बना देना और इस रिएक्शन को रट लेना भाई साहब। आगे हम चलते हैं किसके पास, क्रोमिल क्लोराइड या फिर इटार्ड रिएक्शन के पास। नीट में इटार्ड रिएक्शन नहीं पूछी थी भाई साहब, इसका इंटरमीडिएट पूछा था, जो कि ये विचित्र सा दिखने वाला प्राणी है। याद कर लीजिएगा इस इंटरमीडिएट को, इटार्ड रिएक्शन का इंटरमीडिएट, जब क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन CrO2Cl2, क्या CrO2Cl2 की रिएक्शन टोलुइन के साथ होगी CH2 की प्रेजेंस में, तो आपको ऐसा कुछ इंटरमीडिएट दिखेगा जिसका ऑक्सीडेशन करने पर CHO या फिर एल्डिहाइड दिखेगा। ध्यान रख लीजिएगा, इसी का छोटा भाई जिस साल वो नीट में इटार्ड रिएक्शन पूछी थी उसके अगले साल से मुझे लग रहा है कि ये रिएक्शन नीट में आएगी, और रिएक्शन नहीं आएगी, यहां पर आपको इंटरमीडिएट पूछा जाएगा और आप इटार्ड रिएक्शन के साथ कंफ्यूज होकर उसको गलत करोगे। याद रख लेना इटार्ड रिएक्शन और इन दोनों का इंटरमीडिएट, इटार्ड के इंटरमीडिएट में आपको Cl देखने को मिलेगा, यहां पर वो Cl देखने को नहीं मिलेगा, बस यही बात ध्यान रख लीजिएगा। और इस टाइप की रिएक्शन अगर आपको देखने को मिले तो यहां भी आपको बनाना तो एल्डिहाइड ही है, बट इंटरमीडिएट को याद रखिएगा। गाटरमान कोच रिएक्शन, कई प्राणी गाटरमान और गाटरमान कोच में कंफ्यूज होते हैं। कोच के अंदर क्या आता है, CO, तो जहां AlCl3 CuCl3 HCl के साथ CO दिख जाए वो गाटरमान कोच है, जहां नहीं दिखे वो गाटरमान है, एल्डिहाइड बनेगा। इसमें भी बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा भाई साहब। केमिकल रिएक्शन कैसे होंगी, बहुत सिंपल सी बात है, इस बॉन्ड में एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, यहां भी कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, नाइट्रोजन नेगेटिव, आके हमला करवा दीजिए। सॉरी ये तो पहले से अटैकिंग स्पीसीज है, ठीक है, ये KCN होगा जिसमें से K प्लस CN माइनस, तो CN एक आकर जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन जुड़ेगा और साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। फिर NaHSO3 की पूछी जाती है, बहुत सिंपल सी बात है, एक जगह SO3 Na जुड़ेगा और एक जगह OH जुड़ जाएगा। फिर अमोनियम डेरिवेटिव से कैसे होती है भाई, एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल दे रखी है, याद कर लेना, उसके अंदर सेमी कार्बेजाइड की स्ट्रक्चर याद कर लेना। नीट 2026 में 21 जून को आपको सेमी कार्बेजाइड देखने को मिल सकता है। जब भी कोई नाइट्रोजन डेरिवेटिव है या फिर अमाइन डेरिवेटिव है, यानी कि NH2 है साथ में Z कोई भी स्ट्रक्चर हो, उसकी रिएक्शन जब आप इससे करवाएंगे तो ये O जो है वो H2 के साथ निकल जाएगा और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहां पर वो Z जो भी हो उसको एज इट इज रहने देना। सेमी कार्बेजाइड उस टेबल के अंदर मेंशन है एनसीईआरटी की, आप चाहे तो मैं आपको एनसीईआरटी खोल कर दिखा सकता हूं भाई साहब, उस टेबल को रट लीजिएगा भाई साहब, वहां सेमी कार्बेजाइड कहां है वो भी मैं आपको बताता हूं। 1 मिनट देर ये रखिएगा, आपको बिल्कुल धुआंधार तरीके से बताते हैं हम अपनी एनसीईआरटी, हमारी एनसीईआरटी के दर्शन भी आपको करवा देते हैं ताकि आपको याद रहे किस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ी जाती थी। ये देखिए भाई साहब, एनसीईआरटी की ये टेबल है, ये तो पुरानी एनसीईआरटी है, 383 पे थी यहाँ पर यहाँ ये टेबल है जिसमें सेमी कार्बेजोन बनता है। किसकी, सेमी कार्बेजाइड की रिएक्शन जब एल्डिहाइड से होती है सेमी कार्बेजोन बनता है। ये उसका स्ट्रक्चर जो है वो दोनों का याद कर लीजिएगा। हो सकता है आपको स्ट्रक्चर देंगे तो आप सीधा C डबल बॉन्ड N कर देंगे, पर नहीं देकर सेमी कार्बेजोइड नाम दे दिया, आप गुला मटिया खा जाएंगे उस एग्जाम में, ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा। बाकी शिफ बेस क्या होता है, शिफ बेस का स्ट्रक्चर भी यहाँ याद कर लीजिएगा।
जब एन डबल बॉन्ड सी के साथ आर जुड़ता है तो सिर्फ बेस बनता है, याद कर लीजिएगा इसको भी, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है भाई साहब, ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए आगे रिएक्शन है रिडक्शन। दो टाइप के रिडक्शन होते हैं। जब भी एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करना हो या तो क्लीमेंसन करवाइए या वुल्फ-किस्नर। जब ZnHG HCl के साथ हो तो क्लीमेंसन, जब इथाइल ग्लाइकोल के साथ NH2 हो तो क्या होगा, क्या होगा भाई साहब, क्या होगा, वुल्फ-किस्नर। और दोनों में ये एल्केन बन जाएगा। ये एल्केन की प्रिपरेशन मेथड भी है, सब एक ही बात है घूम फिर कर। टोलेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट इस बार नीट 2026 में पूछा था, री नीट में शायद आपको टोलेंट टेस्ट देखने को मिल सकता है। टोलेंट टेस्ट में क्या होता है, टोलेंट टेस्ट में RCHO जो एल्डिहाइड है उसके साथ AgNH3 का होल ट्वाइस। टोलेन रिएजेंट को याद कर लीजिएगा, उसकी रिएक्शन करवानी है, कुछ नहीं करना है, सीधा इसका ऑक्सीडेशन कर कार्बोक्सिलिक एसिड बना दीजिए। फेलिंग में दो आदमी होते हैं, फेलिंग ए सॉल्यूशन, फेलिंग बी सॉल्यूशन। ए के अंदर CuSO4 होता है, दूसरे के अंदर सोडियम पोटेशियम टार्टरेट या फिर रोसेल साल्ट होता है, जो कि इसको ऑक्सीडाइज कर Cu+2 आयन बाहर निकालता है और वो Cu+2 इसको ऑक्सीडाइज करेगा और RCOO- बना देगा। याद रखिएगा दोनों रिएक्शनों को। नेक्स्ट है हॉफमैन रिएक्शन। कौन देता है हॉफमैन, बहुत सिंपल सी बात है, जिसके पास CH3 ग्रुप प्रेजेंट है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। हॉफमैन नहीं, सॉरी, हेलोफॉर्म, वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। जैसे कि इसके पास CH3 प्रेजेंट है, NaOH की प्रेजेंट में, यानी कि NaOCl Br कुछ भी हो सकता है, उसकी प्रेजेंस में यहाँ ONH जुड़ जाएगा और साथ में क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। अगर क्लोरीन है तो CHCl3। एल्डोल रिएक्शन, भाई साहब एल्डोल का नाम सुनते ही बच्चे डोल डोल हो जाते हैं। आपको एल्डोल ऐसे सिखाएंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। सुनिएगा, एल्डोल में दोनों ही क्या होते हैं, एल्डिहाइड। सबसे पहले एल्डोल कौन देगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अल्फा हाइड्रोजन मतलब जहां C डबल बॉन्ड O है उसके साइड वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन मुफ्त में पड़े रहने चाहिए, वो अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। दूसरा डाइल्यूट मीडियम होना चाहिए। तो अब क्या करना है, एक आदमी करेगा अटैक, किसी भी एक एल्डिहाइड को ले लीजिए और आप अटैक करवा लीजिए, इसको अटैक करवाना है। तो इसका अल्फा हाइड्रोजन हटा दो, मैंने एक अल्फा हाइड्रोजन हटा दिया, CH2- C डबल बॉन्ड OH। ये अटैक करेगा। ये अटैक किस पर करेगा, इस एल्डिहाइड के इस कार्बन पर करेगा, क्योंकि इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। तो ये इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। अटैक कर क्या करेगा, देखना भाई, अटैक कर क्या करेगा, ये भाई साहब जैसे इस पे अटैक करेगा ये माइनस जो है वो इस प्लस से जुड़ जाएगा। तो पहले से ये कैसा था, पहले से क्या ये ऐसा था, पहले से ऐसा था, अब इसके साथ ये आके जुड़ गया। तो कुछ नहीं करना है, CH2 और साथ में CHO है, ये बन गया अपने पास। अब क्या होता है भाई साहब, कुछ नहीं होने में होता कुछ नहीं है, एक डबल बॉन्ड ये ज्यादा नहीं बनता है। यहां पर इसके ऊपर पॉजिटिव आया था, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आया था, ये ऐसा रह जाता है। फिर जब इसकी आप H2O से रिएक्शन करवाते हैं तो एल्कीन बन जाती है, और बहुत सिंपल सी एल्कीन, ऐसा CH3 C डबल बॉन्ड CH CH2 और CHO, इस टाइप से बन जाएगी। एक को अटैक करवाइए, दूसरा बनाइए। क्रॉस एल्डोल इसी का भाई है, जिसमें एक अलग एक सिंपल होता है। केनिजारो इससे भी सिंपल है, आपको दो प्रोडक्ट देंगे। ये रिएक्शन तब होगी जब अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, ना इसके पास अल्फा है ना किसी के पास, इसको 2 मोल ले लीजिए, किसी के पास अल्फा नहीं है। जब उसकी कंसेंट्रेट बेस के साथ, वो डाइल्यूट बेस के साथ या कंसेंट्रेट बेस के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे माय डियर फ्रेंड, तो कुछ नहीं करना है, जो दो सबस्ट्रेट दे रखे हैं उसमें एक का ऑक्सीडेशन कर दीजिएगा, दूसरे का रिडक्शन कर दीजिएगा। अगर दोनों सेम है तो दोनों में से कुछ भी कर दो। जैसे कि ये एल्डिहाइड था तो एक C ने कार्बोक्सिलिक बना दिया, एक अल्कोहल बना दिया। पर अगर दोनों अलग अलग हो तो जो छोटा आदमी है जिसमें कम कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन करिएगा, जो बड़ा आदमी है उसका रिडक्शन करिएगा। और ये बात ध्यान रख लीजिएगा, इन दोनों में से एक रिएक्शन आपको रीनीट में देखने को मिलेगी, एल्डोल या फिर केनिजारो में से। अगला और अंतिम चैप्टर है अमाइन, जो छोटा सा चैप्टर है जिसकी सारी रिएक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बस कुछ रिएक्शन और पढ़नी है। आइए देखते हैं कौन सी। सबसे पहला, अमाइन का निर्माण कैसे कर सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन कर दीजिए, यानी कि सॉरी नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन वाली तो यहां लिखी नहीं है। नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन यानी कि NO2 का रिडक्शन करके भी आप बना सकते हो। दूसरी कैसे बनती है भाई साहब, क्या हो गया, हाँ इधर मैंने NO2 ऐड नहीं किया, ये कर दिया NO2 ऐड। इस नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन H2PD, भाई H2PD किसी का भी कर देता है, तो NH2 बन गया। दूसरा SN प्लस HCl FeHCl की प्रेजेंस में NH2 बन जाएगा। बाकी आपने पहले भी पढ़ लिया, कौन पढ़ लिया, LiAlH4 कर देगा, जबकि NaBH4 नहीं करेगा, ये अपन पहले पढ़ चुके रिडक्शन। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, जब RNH2 की रिएक्शन RX से करवाओगे R2NH, फिर RX से करवाओगे R3N, फिर RX से करवाओगे R4N प्लस X माइनस, फिर NaOH से जब इसकी रिएक्शन करवाओगे तो वापस आपको RNH2 मिल जाएगा। इस श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। क्या होता है भाई, देखो जब भी इस टाइप की थैलेमाइड स्ट्रक्चर का रिएक्शन आप KOH से करवाएंगे तो ये H हटेगा और K आके जुड़ जाएगा,
तो इस टाइप का आदमी बन जाएगा। कौन? देखिए गैब्रियल थैलेमाइड आपको सामने करके, क्योंकि इस आदमी का नाम देखते ही आपके धुएं खड़े हो जाते हैं, आपके सामने करके दिखाएंगे। फिर कोई R माइनस डोनर आएगा तो ये K को हटाएगा, R आकर जुड़ेगा, K को हटाएगा, R आकर जुड़ेगा, और जैसे ही R आकर जुड़ेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये ऐसा। और जब इसकी आप NaOH से रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, एक गलती कर दी शायद, मैं चेक कर लेता हूं एक बार, एक स्टेप बीच में मिसिंग है शायद, देख लेता हूं मैं, 1 मिनट रुक जाओ भाई, गलत नहीं बताएंगे कुछ भी। कहां गया गैब्रियल थैलेमाइड? नहीं सही किया अपन ने, सही किया, बिल्कुल सही है, ये बनेगा R वाला, ठीक है। अब इसकी जब NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करवानी, आपको NH3 के साथ रिएक्शन करवानी है। NH3 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहां पर आपको RNH2 मिल जाएगा, साथ में ये कुछ ऐसा मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड O ONA और C डबल बॉन्ड O ONA, और 1 डिग्री अमाइन के फॉर्मेशन में काम आती है गैब्रियल थैलेमाइड। नेक्स्ट है हाफमैन ब्रोमेमाइड, वो भी 1 डिग्री बनाती है। जब अमाइड की रिएक्शन Br2NaOH की प्रेजेंस में करवाते हो तो 1 डिग्री अमाइन देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, नीट में दोनों ही सवाल पूछे जा चुके हैं। बेसिक स्ट्रेंथ पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा 2 डिग्री यहां सबसे आगे होता है, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। आपका होमवर्क है NCERT से, इसका कारण पढ़ लीजिएगा। और कभी 1 डिग्री 3 डिग्री से आगे आ जाता है, जब छोटा ग्रुप हो CH3 तो 1 डिग्री आगे होगा, जब बड़ा ग्रुप हो C2H5 तो 3 डिग्री आगे होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे कार्बाइल अमाइन टेस्ट नीट में आ चुका है, याद रखिएगा। जब 1 डिग्री कौन देता है? केवल 1 डिग्री। जब 1 डिग्री की रिएक्शन CHCl3 और KOH की प्रेजेंस में करवाएंगे तो आइसोसाइनाइड बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्या? नाइट्रीकरण। तो क्या होगा? NH2 की रिएक्शन जब HNO3 से करवाएंगे तो ऑर्थो, पैरा और मेटा तीनों बनेंगे। ये है प्लस M ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो आपको लगेगा ऑर्थो और पैरा मेन प्रोडक्ट होंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर ऑर्थो बहुत कम बनता है, पैरा और मेटा जो है वो बहुत ज्यादा बनते हैं। इनका परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा भाई साहब। नेक्स्ट है डायजोनियम साल्ट की कुछ रिएक्शन है। जब डायजोनियम साल्ट की रिएक्शन Cu2Cl HCl या फिर CuCN से करवाएंगे, Cu2Cl से करवाएंगे तो Cl जुड़ेगा Ar रिंग के साथ, ठीक है, ये बेंजीन रिंग को Ar लिखा है। Cn के साथ करवाएंगे तो Cn जुड़ेगा। इसको, इन दोनों रिएक्शन को सेंडमायर रिएक्शन कहते हैं। जब CuHCl, देखो CuHCl CO के प्रेजेंस में तो गाटरमान कोच थी, जहां एल्डिहाइड बनता था। जब CO नहीं है तो इसको केवल गाटरमान कहेंगे, जहां केवल Cl जुड़ेगा। और गाटरमान की आपकी एनसीईआरटी लाइन है, गाटरमान की रिएक्शन की जो प्रोडक्ट की एफिनिटी है वो सेंडमायर से ज्यादा है। जब HBF4 का करवाएंगे तो फ्लोरीन जुड़ेगा। जब H3PO2 या फिर एथाइल अल्कोहल का करवाएंगे तो केवल हाइड्रोजन जुड़ेगा। ध्यान रखना, अल्कोहल मत जोड़ देना, ये गलती मत करना, सबसे इंपॉर्टेंट गलती यहां होती है। H2O तो OH जुड़ जाएगा। जब HBF4 के साथ NaNO2 जोड़ोगे तो NO2 आकर जुड़ जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इन सबको आप ध्यान रखिएगा। दूसरी कपलिंग रिएक्शन एक पूछी जाती है, जहां N2Cl की रिएक्शन आप किसी भी दूसरे उसके जैसे आदमी से करवाते थे, ये HCl जो है -HCl बाहर निकलकर N डबल बॉन्ड N हो जाएगा और कपल बन जाएंगे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। इस कारण इसको कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। और धुआंधार तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। खूब खूब धन्यवाद आप सभी का, अब तक आप जुड़े रहे। जितना जल्दी हो सकता था मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। गाड़ी बहुत तेज भगाई है, पर रफ्तार से भगाई है और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म कर दी है। 4 दिन बाद रीनीट की परीक्षा है। आप सबको खूब खूब उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। कृपया करके हाथ जोड़कर निवेदन है, ना मुझसे अब आकर बोले कि भैया ये पढ़ा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। जो पढ़ाना था हम पढ़ा चुके हैं, जो पढ़ना था आप पढ़ चुके हो। अब तक जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, कोई नई चीज मत पढ़िए। भैया अब मत बोलना इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पढ़ा दी, फिजिकल केमिस्ट्री आगे पढ़ा दो, फिजिक्स पढ़ा दो। 21 दिन की फिजिक्स की सीरीज में फिजिक्स पूरी मैं पढ़ा चुका हूं, 6 चैप्टर को छोड़कर, जो कि बहुत कम इंपॉर्टेंट है। सॉलिड, फ्लूइड, एसएचएम, वेव, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। क्यों नहीं पढ़ा है? क्योंकि मुझे ये अच्छे से नहीं आता, मैं क्लियर बता रहा हूं, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा है। मैं खुद पढ़ूं फिर आपको पढ़ाऊं, बहुत समय निकल जाएगा। और उनसे मुश्किल जब 5-6 सवाल आएंगे, जितने पढ़ रखे हैं उनको रिवाइज कर उनको अच्छे से कर आइए, अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो, ठीक है। बाकी समय कम था इसलिए अपन पूरा नहीं पढ़ा पाए, समय ज्यादा होता पढ़ा लेते। 21 दिन में आदमी कितना पढ़ाएगा? जितना हो सके आपको पढ़ा दिया। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पूरी पढ़ा चुका हूं। अगर मुझसे पढ़े हैं आप तो इनको अच्छे से रिवाइज कर एनसीईआरटी के सारे सवालों को सॉल्व कर पीवाईक्यू कर
सारी गलतियों का एनालिसिस करके दीजिए एग्जाम। फिजिकल केमिस्ट्री अब करने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, आपने पहले से पढ़ रखी है तो जितना पढ़ रखा उसको रिवाइज कीजिए, एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जितने गलतियां टेस्ट में हमने पूरे साल भर कर रखी है उनको एनालिसिस। मैं आपको वार्निंग देता हूं, अगर अब आपने कोई लेक्चर देखा, आप आपका नीट का सिलेक्शन एक एक रैंक पीछे जाएंगे। लेक्चर देखना कंप्लीटली टाइम वेस्ट है। जितना भी पढ़ा, 5 चैप्टर भी तूने फिजिक्स में पढ़ रखे हैं, तुम 5 चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके जा कि इनसे आने वाला गलत नहीं होगा। 12 घंटे में पूरी फिजिक्स, अरे मूर्ख, 12 घंटे में पूरी फिजिक्स तेरी हो जाती तो लोग बेवकूफ है जो 2-2 साल से पढ़ रहे होते, 4 महीने से पढ़ रहे होते। 12 घंटे में वो फिजिक्स केवल देख कर तुमको मजा आएगा कि हम मास्टर पढ़ा रहा है और हमको समझ में आ रहा है। नीट में एक भी सवाल तुझसे नहीं बनेगा जब तक खुद से पेन और कॉपी लेकर सॉल्व नहीं करेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पढ़ा दी, सुना बढ़िया, और ये हो गया, सेंडमायर हो गया, गटरमान हो गया, सीओ दिख गया, गटरमान कोच हो गया। जब तक खुद एनसीईआरटी से याद नहीं करेगा, लिख के 2-3 बार रिएक्शन, जब तक खुद एनसीईआरटी के सवालों को पीवाईक्यू को प्रैक्टिस नहीं करेगा, एक भी रिएक्शन नीट में नहीं बनेगी। खुद से बैठ के करना, कुछ नहीं तो लेक्चर देखने की बजाय तो बायो की एनसीईआरटी पढ़ लो 5-7 चैप्टर की, उनसे आने वाले सवालों को सही कर लो। ठीक है, खुद से पढ़ने पे फोकस करना, शांत रहिएगा 4-5 दिन। अगर हमने पूरे साल भर मेहनत नहीं की तो एक्सेप्ट करो नीट हमारे लिए नहीं है 26 का। 27 में देखेंगे क्या करना है। बाकी 4 दिन में कोई पढ़कर विद्वान नहीं बन जाओगे। तीनों सब्जेक्ट में 10-10 चैप्टर पढ़ रहे, उन 10-10 को बढ़िया करो, उनसे जो नंबर आ रहे हैं उनको सेव करो, वरना माइनस में आएंगे नंबर, ध्यान रखना। उल्टा सीधा कुछ भी पढ़ के चले जाओगे तो। बाकी 4 दिन में कोई विद्वान नहीं बन जाता। पूरे साल भर नहीं पढ़ रखा, गलती आपकी थी, इसको सुधारेंगे अगले साल। जो कुछ पढ़ पा रहे हो अभी पढ़ के जाइए, बाकी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, फोड़ के आना उस नीट के एग्जाम को। और जो मॉडरेट 450, 500, 600 के बीच वाले हैं, वो अगर ईमानदारी से मेहनत किए तो वो किस्मत के सितारे उस 21 जून को चमकेंगे। ये जो दूसरा मौका मिला है वो आपको आपके लिए ही मिला था, और कई बच्चों ने इस मौके का फायदा उठाकर अपने नंबरों को 100 नंबर तक बढ़ा लिया है। और अगर आपने इस मौके का फायदा उठाया है, पैनिक नहीं किया है, आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। चाहे वो नीट का पेपर अपना बिगड़ गया हो, ये री नीट का पेपर अपन बहुत धुआंधार तरीके से फोड़ के आएंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। फिजिकल के सारे फॉर्मूले और पीवाईक्यू को कर लेना। फिजिक्स के भी सारे फॉर्मूले और पीवाईक्यू को रिवाइज कर लेना। और बायोलॉजी की एनसीईआरटी इन 3-4 दिन में एक बार पूरी जरूर पढ़ लेना। बाकी वो एग्जाम, वो 21 जून का दिन आपके लिए होगा। बाकी मैं अब री नीट के लिए कोई वीडियो नहीं लाऊंगा, मैं आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। बाकी आप पूरे यूट्यूब पर जाकर बर्बाद करना चाहे तो आप कर सकते हैं, 12-12 घंटे के, 8-8 घंटे के वन शॉट देखकर। मेरा तो एक ही निवेदन है, मत कीजिएगा अगर आप मेरी बात माने तो। मैंने नीट जेईई दोनों फोड़ रखा है। लेक्चर देखने से कभी दुनिया का कोई एग्जाम क्रैक नहीं होता है, खुद सेल्फ स्टडी से क्रैक होता है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। लेक्चर चीजें समझाने के लिए होती है, आपको समझ में आ गई, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगले 24 घंटे में एनसीईआरटी के सारे सवालों को कर जड़ से उखाड़ के फेंक दीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। मिलते हैं बहुत जल्दी इसी चैनल पर, एक ऑल द बेस्ट की वीडियो आपके लिए और आएगी। ठीक है, मिलते हैं भाई।